Okay, so first of all, um, I'm just going to apologize for the delay. Okay, there was some confusion and there's a gap between me and some Zoom app when it comes to mobile. So, so the first thing is how many of you are actually from the CS background? कितने लोग CS से हैं और सब लोग कसरत और एक काम ही करें कि अपनी अपनी फील्ड्स थोड़ी सी मुझे बताएं ताकि थोड़ा सा जो कंटेंट है वो रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ जो है ना समझाया जाए तो सी एस सी एस और जो लोग सी एस वाले नहीं हैं वो लोग जो है ज़रा अपनी फील्ड्स में मेंशन करें सी एस एमएससी मैथमेटिक्स कॉमर्स accounting. Okay, so let me just write that down on my side. आज जो लोग हैं वो सी एस कॉमर्स mathematics, okay, accounting and finance, business management. Okay, um, okay,
So, guys, due to some technical issue, Farhan is just going to join once again, and the reason is he's facing some issues with the camera. So this session will be without camera, but you guys will enjoy. So he will just interact with you guys through the voice mic. So आपको कोई भी question पूछना हो, you can ask him. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. I'm really sorry for all the things that has happened, but for this time, like I'm back. So हम लोग शुरू करते हैं. I'm just going to share my screen, and I have prepared some notes for you guys. और आप लोग एक और काम ये कर सकते हैं, just not just send the response and messages. मतलब आप लोग ज़रूरी नहीं है आप लोग जो है मैसेज के ऊपर ही टाइप करें. You can like do your input through voice as well. Okay, तो आप लोग बोल सकते हैं, बेहतर रहेगा. ठीक है. So just let me share my screen and just will stop with this screen sharing. Okay, तो आप लोगों में से कितने लोगों को screen दिख रही है? There are some points that I've written down. Perfectly दिख रही है. दिख रही है. Done. So Yeah. सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को कितने लोगों को आइडिया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? कितने लोगों को आइडिया है? Okay, me, me, me. ओके. तो और जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए बस बहुत छोटी सी डेफिनेशन के जस्ट अ वे टू सेल योर स्किल्स. ठीक है. हम लोग यहाँ पे यूजुअली जब हम लोग अपने घरों में काम करवाना होता है तो हम लोग किसी प्लम्बर को बुलवाते हैं. अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिशियन हम लोगों का काम है वायरिंग का तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं. तो दे आर एक्चुअली फ्रीलांसर्स. वो अपनी स्किल के पैसे चार्ज कर रहे हैं, आपके घर पे आके सर्विस दे के जाएंगे. जब हम लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बात करते हैं, हम लोग ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ वे जहाँ पे हम लोग अपनी स्किल्स मार्केट में सेल करते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो है अर्न करते हैं. अब यहाँ पे तो इस तरीके की डीलिंग होती है लोकली कि आप उसको फ़ोन करते हो या फिर जो है ना आप किसी बंदे के रेफरल से किसी बंदे को बुलाते हो जो कि आपके घर पे काम करेगा. लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन मार्केट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, जहाँ पे आपको एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर होना पड़ता है और आप क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हो और क्लाइंट आपको हायर कर सकते हैं. आप उनके प्रोजेक्ट्स करके दोगे और वो आपको पे कर देंगे. तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ फ्रीलांसिंग कि आप अपनी स्किल्स मार्केट में जाके सेल करते हो जिससे आप अर्न करते हो. अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए. आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया तो है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, लेकिन कितने लोगों को आइडिया है कि मतलब करते किस तरीके से हैं और कितने लोग कर रहे हैं. कितने लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, भले वो फ्रीलांसर के ऊपर हो, फाइवर के ऊपर हो, अपवर्क के ऊपर हो. Okay, no idea. और प्रोफाइल स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसर बट नॉट no response yet. Okay, so just started. Okay, on Fiverr. No freelance graphic design. Just created an account. ठीक है. और बाकी जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, मतलब वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, या काम करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं, और कौन लोग जो है didn't get order. ओके, तो आप लोगों को ये वाली स्क्रीन दिख रही है जहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं. देयर इज समथिंग. आप लोगों के सारे जो कंसर्न्स हैं. ओके, परफेक्ट. मैं एक काम करता हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्टार्ट कर रहा है फ्री आंसर. तो स्टार्ट कर रहा है और नो रिस्पॉन्स टू येट. Okay, just started, just created an account. Okay, didn't get order. Okay, no orders. Okay,
No idea, no idea, no idea. Okay, don't know where to start from. Okay, no idea. Okay, अब तक की डेफिनेशन से ये आइडिया होगी कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कि आप अपनी मार्केट में सिर्फ स्किल सेल करते हो। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग फ्रीलांसिंग जो कि ऑनलाइन मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं, बट इन रियलिटी वो एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से आपके लोकल एरिया के अंदर प्लम्बर या मैकेनिक या कोई भी बंदा जो कि आप घर पे आके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एक फ्रीलांसर है। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर आप कोई ऐसी स्किल सेल करते हो जो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से बैठ के परफॉर्म करते हो, जबकि जब हम लोग लोकली की बात करें तो वहाँ पे वो कोई ऐसी सर्विस दे रहा होता है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। आपके घर पे आके वायरिंग चेंज कर रहा है, ठीक है, वो आपसे पैसे ले लेगा, फ्रीलांसिंग है। ठीक है, आपके घर पे कोई प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बर आएगा, वो आपको काम करके देगा, आपसे पैसे लेगा, अल्लाह हाफिज। एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आप किसी भी क्लाइंट का काम करके देते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ट्राइड बट गेट रिस्पॉन्स, ट्राइड बट। अब यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जिनको आइडिया नहीं है, तो फ्रीलांसिंग का आई गेस थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब शुरू किस तरीके से करते हैं, शुरू करने के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है हमारा इसी चीज़ का है कि देयर आर सम स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाओ, लेकिन अगर आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो नहीं करे, आपके लिए मसला होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, भले आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, भले आप कॉमर्स के अंदर हो, भले आप मैथमेटिक्स के अंदर हो, भले आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड के अंदर हो, आप लोगों को सबसे पहले अपनी अपने बैचलर्स प्रोग्राम या एकेडमिक्स के अंदर से वो पॉइंट्स या फील्ड्स निकालनी हैं जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CS के अंदर हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर हार्डवेयर भी आती है, मतलब हार्डवेयर का काम आ जाता है, इसके अंदर चिपसेट्स हो गए। हम लोग चिपसेट्स का काम फ्रीलांस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हमेशा एक ऐसी फील्ड निकालनी होती है जो कि आप लैपटॉप या सिस्टम या सिस्टम पीसी या फिर लैपटॉप से आप करके दे सकते हो, तो हार्डवेयर यहाँ पे डिस्कशन से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोगों को कोई भी ऐसी फील्ड निकालनी होती है जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर से कर सकें। अब अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है, फिर उसके बाद अगर हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं वो आती है, फिर गेम डेवलपमेंट आती है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट आती है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, फिर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन आ जाती है, ग्राफिक्स। उसके बाद हमारे पास वीडियो एनिमेशंस आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से कनेक्टेड हैं। अब दूसरे लोगों के लिए क्या है, हमारे पास कॉमर्स के अंदर जो है या मैथमेटिक्स वाले जो हैं या अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो हैं, इनके लिए क्या फील्ड्स हैं। तो जब मैंने यहाँ पे CS की एग्जांपल दी है, CS, ठीक है, CS वालों के लिए ये एग्जांपल्स हैं। अब रही बात कॉमर्स वालों की, कि कॉमर्स वाले कौन कौन सी फील्ड्स पिक कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास 42 से 46 कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो विद सॉफ्टवेयर्स। जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास अकाउंट्स की चीज़ें आती हैं, मतलब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो, आप किसी जो कंपनी है उसके अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। वो जिन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जांपल क्विक बुक्स है, तो आप यहाँ पे क्विक बुक्स की स्किल, यहाँ पे कितने लोग हैं कॉमर्स अकाउंट्स वाले जिन्हें क्विक बुक्स का पता है, कोई है ऐसा? बताओ, कोई है ऐसा जिसको पता है? अकाउंट्स एंड फाइनेंस वालों को ज़्यादा वैसे आइडिया होगा क्विक बुक्स क्या होता है। ओके, नो आइडिया। और अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर आप लोगों में से कितने लोग को ऐसा लगता है कोई ऐसा काम है जो कि PC या लैपटॉप से परफॉर्म हो सकता है? ना आप लोगों के असाइनमेंट्स, अगर आप लोगों ने कोई शीट बनाई है, तो जाहिर सी बात है आपने MS एक्सेल यूज़ करा होगा, तो वो एक काम है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। टेक्निकल राइटिंग के ऊपर हम लोग आते हैं। टेक्निकल राइटिंग जो है वो आपके पास आती है उसमें, बिजनेस में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दैट्स परफेक्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्विक बुक्स का वैसे यही काम है। हम लोग एक्सेल के ऊपर भी जो है डिफरेंट फाइनेंशियल शीट्स बनाते हैं। बैंकिंग, ओके,
बैंकिंग के अंदर बैंकिंग बहुत जेनेरिक टर्म है। बैंकिंग बिल्कुल एक इसी तरीके से टर्म है जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस है। तो आपको थोड़ा-सा माइक्रो नीश के ऊपर आना पड़ेगा कि बैंकिंग के अंदर आप सेलेक्ट करोगे कि कौन-सी फ़ील्ड आ रही है, ठीक है? आप उसके बहुत सारी फ़ील्ड्स निकलती हैं, लेकिन आप वो वाली फ़ील्ड्स ढूँढोगे जिसके लिए या तो आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हो करने के लिए, या फिर आप शीट्स के ऊपर काम कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप किसी सॉफ्टवेयर से करो, ठीक है? तो हमारे पास अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर बहुत सारी आती हैं। फिर आते हैं बिज़नेस वाले लोग। मतलब बिजनेस या बीबीए अगर किसी ने करा हो, ठीक है? तो जो लोग बीबीए या बिजनेस साइड से हैं, इनके पास काफ़ी सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग हो गई। कंटेंट राइटिंग हो गई, फिर उसके बाद हमारे पास रिज्यूम राइटिंग हो गई। एक और सर्विस है जो कि फ्रीलांस मार्केट में है, वो है वो है हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट है, फिर किसी बंदे का आपको अकाउंट मैनेज करना है। फिर उसके बाद बिजनेस वालों के लिए एक और फील्ड आती है, अगर उनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है। रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज पे, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, वो आता है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। आप ईमेल कस्टमर सर्विस भी हो सकती है, उसी के साथ साथ फ़ोन कस्टमर सर्विस भी हो सकती है। तो बिजनेस वालों के लिए ये वाली न्यूज़ हैं। उसके बाद अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो ये है। उसके बाद अगर मैं सीएस की बात करूँ तो ये है। तो आप भले किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपके पास आई एम 100% श्योर ऐसी फील्ड्स होंगी जो कि अगर आप सॉफ्टवेयर से परफ़ॉर्म कर सकते हो, वो आप फ्रीलांस मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ डिफ़र करती है कि उसका कॉम्पिटिशन कितना है, मतलब लो कॉम्पिटिशन है या हाई कॉम्पिटिशन है। बट कोई सी भी फील्ड जिसको आप जो है मतलब पढ़ रहे हो, आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हो, आपके पास अपने कोर्सेज़ के अंदर से ऐसी फील्ड्स लाज़मी होंगी जो कि आप सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर सकते हो। जो आप सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर सकते हो, वो आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। तो अब कुछ स्टेप्स हैं। पहली चीज़ मतलब अगर मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो मेरे पास सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए आपका, इसको मैं पॉइंट पर नीचे कर दूँ, ठीक है? सबसे पहला काम होता है आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, ठीक है? कितने लोगों को पता है पोर्टफोलियो क्या होता है? कितने लोगों को आइडिया है पोर्टफोलियो क्या होता है? हुँ, ओके। नो आइडिया। एक रिस्पॉन्स ये था कि एक रिस्पॉन्स था कि हमारे पास नो आइडिया, नो आइडिया। ओके, पोर्टफोलियो प्रोफाइल नहीं है, नहीं, टू मेक अ प्रोफाइल नहीं है। यहाँ पे थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट जो है ना वो मैं आपको बता दूँ कि प्रोफाइल का मतलब पोर्टफोलियो नहीं है। प्रोफाइल इज़ जस्ट लाइक योर रिज़्यूमे, ठीक है? आप जब ऑनलाइन मार्केट के अंदर जाते हो, तो आपकी प्रोफाइल आपको विजुअली प्रेज़ेंट कर रही होती है क्लाइंट के सामने, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअल में आपका पुराना काम है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अकाउंट नो, अकाउंट नहीं है, ठीक है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब हो सकता है आपने जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोला हो वो ठीक हो, बट फॉर मी और इन जनरल पोर्टफोलियो का मतलब वो काम है जो कि आपने पहले करा हो, ठीक है? हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो, हम लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन फ्री का पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअल में आपका प्रीवियस काम है, यस, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक बहुत ही जो है हार्ड क्वेश्चन आता है, वो ये कि जिस बंदे के पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है उसका पोर्टफोलियो कैसे आएगा? आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहन में आता है। तो पोर्टफोलियो इज योर प्रीवियस वर्क, आपका, आप लोगों का पुराना काम, ठीक है? तो अब वो भले आपने कहीं जॉब करी हो, भले आपने किसी लोकल क्लाइंट के लिए काम करा हो, भले आपने कोई एकेडमिक असाइनमेंट बनाया हो। जो लास्ट पॉइंट था, या आई एम नॉट रियली श्योर कहाँ से आ रही है आवाज़, बट आई कैन आल्सो हियर द डिस्टॉर्शन। ओके, इफ यू डोंट हैव अ पोर्टफोलियो देन ओके, um distortion, yes,
Okay, I guess the distortion is gone. तो अब बैक टू द पोर्टफोलियो। अब हम लोगों के पास पोर्टफोलियो बनाने का तरीका क्या है? हो सकता है आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोग सब लोग स्टूडेंट हो, अज्यूमिंग कि आप लोगों में से कुछ लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ लोग हैं, बट किस उसके लिए क्या करा जाए अगर किसी बंदे के पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है या पोर्टफोलियो नहीं है? तो पोर्टफोलियो बनाने का वे है, डिफरेंट वेज हैं। आप सबसे पहले एक काम ये करो, आप फ्रीलांस मार्केट के अंदर जब अकाउंट बनाओगे ना, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप क्लाइंट से जॉब के अंदर से रिक्वायरमेंट्स उठा लो। ये पहला वे है। मतलब मेरा मतलब क्या है? हम लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, सही है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूजुअली लोगों को परेशान करता है, और वो ये कि हम लोगों को जॉब मिलने में थोड़ी-सी मुश्किल होगी जब हमारा पोर्टफोलियो ना हो। लेकिन हम लोग पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं? अगर आपने ऑलरेडी फ्रीलांस मार्केट के ऊपर साइन अप कर लिया है, ठीक है? आप फ्रीलांस मार्केट के ऊपर चल रहे हो, freelancer.com या upwork.com या fiverr.com, आप किसी भी जॉब पोस्ट के ऊपर जाओ और वहाँ से रिक्वायरमेंट्स उठा लो, ठीक है? गेट रिक्वायरमेंट्स। हम लोग यूजुअली यही कर रहे होते हैं ना, क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट देता है और हम उसको काम करके देते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास फाइवर के ऊपर एक एक चीज़ है, हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ले सकते हैं उसको बगैर बताए, ठीक है? तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सामने पड़ी हुई होगी, आप उस रिक्वायरमेंट को पकड़ो, आप जो है अपने पास प्रोडक्ट बना लो। वो हो गया आपका एक पोर्टफोलियो। अब दूसरी एग्जाम्पल ये कि आपको, मतलब आप लोग किसी भी फील्ड से हो, आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाए होंगे। कितने लोग हैं जिन लोगों ने असाइनमेंट्स बनाए हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, या किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट्स बनाए? कितने असाइनमेंट्स बनाए होंगे हम लोगों ने? 10 बनाए होंगे, या 10 से ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाए किसी ने? ऑलमोस्ट 8 और अबव 10, ठीक है, मोर देन 10, लॉट्स ऑफ। ओके, तो अब जिस तरीके से आप लोग ये बोल रहे हो कि आप लोगों ने 10 से ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाए हैं, तो उन 10 से ज़्यादा जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने बनाए हैं ना, उनमें से टॉप 5 उठा लो, ठीक है? उन टॉप 5 को दोबारा से स्टडी करो, और उसके अंदर आप लोगों ने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करी थी, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप नई चीज़ बनाओ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे किसी ने जो है ना, एक, मैं हर हर किसी के हवाले से ना मैं एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। सीएस के अंदर ना हम लोगों ने एक, मतलब यूजुअली हम हर कोई यही काम करता है कि अपनी सेकंड सेमेस्टर के अंदर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक छोटी सी ऐप बनाएगा। वो असाइनमेंट्स होते हैं, हमें टीचर्स देते हैं असाइनमेंट्स, तो हर कोई ना एक ऐप बनाएगा छोटी सी, और वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप रिविजिट करो उस कोड को, और उसके बाद उसके अंदर आप लोगों ने जो जो चीज़ें यूज़ करी थी, उसको पॉलिश करके एक प्रोडक्ट बना लो। भले आप वो पब्लिश नहीं करो, लेकिन से उसकी वीडियो बना के रख लो, सिर्फ इस हद तक कि आप सामने वाले को, मैं बताता हूँ कि किस टाइप का असाइनमेंट होना चाहिए। सीएस के अंदर अगर आप सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो आप लोगों को कोई ऐप बनाने की पड़ी होगी, आप लोगों ने ग्रुप असाइनमेंट करा होगा। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए उसको आपको क्या करना है, आप उसी ऐप को, मतलब रीस्किन नहीं करना, आपको दोबारा से उसको बनानी नहीं है। आप लोग क्या करना है, उसके अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसको पॉलिश करके उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर आने। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने चैट एप्लीकेशन बनाई है, तो वो बंदा जो है उस चैट एप्लीकेशन में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कोई और एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक है? आप उसी सोर्स कोड को एनहांस करो। अब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर कोई ना कोई शीट बनाई हुई है अकाउंट एंड फाइनेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा काम। वी हैव टू गेट सॉलिड रिसर्च ऑन इट। अभी देखते हैं उसको। तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जब बात आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों ने कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। आप लोग क्या करोगे, आप गूगल के ऊपर जाओगे, ठीक है? एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स के अंदर आप लोग के असाइनमेंट्स, उसके बाद आप लोग गूगल के ऊपर जाओगे, ये सारे अकाउंट्स वाले हैं, गूगल के ऊपर जाओगे और किसी भी कंपनी का डमी डेटा उठा लोगे कि उस कंपनी का फाइनेंशियल जो चीज़ें थी, फाइनेंशियल डेटा क्या है। आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है चीज़ें विजुअलाइज, चीज़ें बनाने के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग गूगल से जो है डेटा उठाओगे और उस डेटा को अपनी शीट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप वो डेटा इम्प्लीमेंट करोगे, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बना लोगे, वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है? वो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं, वो आते हैं बिजनेस वाले, और बीबीए वाले या बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस वाले लोग जो कि डिफरेंट काम कर सकते हैं।
आप लोगों के लिए सबसे आसान जो चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं है वो, लेकिन आप लोग फेसबुक का पेज बनाओ, ठीक है? बहुत आसान तरीका है। पेज बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग पेज बनाओ और पेज बनाने के बाद उस पेज को रन करो। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट लिखो। ज़ाहिर-सी बात है, अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको कोई पे नहीं कर रहा ना, तो आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए एक पेज बनाओ और उसके ऊपर जो भी आप अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा सेलेक्ट करता है कि मुझे टेक्निक नहीं है, या कोई बंदा सेलेक्ट करता है कि मुझे टेक राइटिंग करनी है, मुझे गैजेट्स के बारे में लिखना है। तो आप एक पेज बनाओ जो कि गैजेट्स के ऊपर फ़ोकस करे और उसके ऊपर जो है ना आप अपना कंटेंट पब्लिश करो। क्लाइंट आपको फिलहाल पे नहीं कर, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, ठीक है? फेसबुक पेज। दूसरी चीज़, आप लिंक्डइन जो है ना उसके ऊपर एक्टिव हो। लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कनेक्शंस को ऐड करो और ठीक है, आपको जो सजेशंस दिखता है आप उसको ऐड करो। उसके बाद आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की एड्स डालो कि यार मैं लिंक्डइन को जो है ना वो आपको साइड कर दूँगा, कंटेंट बना के दूँगा। लिंक्डइन एक बहुत अच्छी मार्केट है क्लाइंट्स पकड़ने की। तो आप अपना भी लिंक्डइन सेट करो, आप दूसरों को ये सर्विस भी ऑफर करो। अब थर्ड जो वे है हमारे पास, पॉलिश असाइनमेंट्स, फिर उसके बाद देन थर्ड जो हमारे पास वे है वो है फ्री की सर्विस। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट आपको क्या करना है, सोशल मीडिया के ऊपर जाओ, भले आप किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी फ्रीलांसर ग्रुप के ऊपर जाओ। ये काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, और फ्रीलांसिंग ग्रुप्स जो हैं आप उनके ऊपर जाके बोलो कि आई एम दिस, लाइक सीएस वाले ये बोलेंगे कि यार मैं एक सीएस का स्टूडेंट हूँ और मेरी ये स्किल्स हैं कि मैं मोबाइल ऐप जो है ना आपकी डेवलप कर सकता हूँ, या अकाउंट्स वाले हैं कि मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके ऊपर डील कर सकता हूँ, या बिजनेस वाले जो हैं वो बोलेंगे मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप जाके सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट करोगे कि आई एम दिस, और मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप लोगों का इतना काम करके दे दूंगा। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मोबाइल ऐप वाले पूरी एक एप्लीकेशन पकड़ लें, उनके छोटे बग फिक्सेस करें, ठीक है? स्मॉल स्केल के ऊपर काम करें। इसी तरीके से फाइनेंस वाले भी यही करेंगे और इसी तरीके से बिजनेस वाले भी यही करेंगे। अब यहाँ से जो है थर्ड पॉइंट है वो है प्रोवाइड फ्री सर्विसेज। अब यहाँ पे ना आपको कोई ऐसा काम नहीं करना कि आप क्लाइंट का बहुत ज़्यादा काम जो है ना फ्री में करके दे रहे हो। आप काम को पहचानोगे कि कितना जो है ना, प्लीज़ रिपीट द लास्ट पॉइंट। ओके, करता हूँ। फ्री में काम करने वाला, ओके, तो फ्री में काम करने का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे, आप अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली हैं आपने कि मैं फॉर एग्जांपल मैं गेम डेवलपर हूँ, ठीक है? आप लोग डिफरेंट फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, आप सर्च करो फ्रीलांसिंग कीवर्ड यूज़ करो, कितने ग्रुप्स आपको मिलते हैं फेसबुक के ऊपर, और वहाँ पे जो है ना आप जॉइन की रिक्वेस्ट डालो। जितने फेसबुक ग्रुप मिले आपको वहाँ पे जॉइन करो फ्रीलांसिंग के, जितने एक्टिव्स हैं, जितने एक्टिव ग्रुप्स हैं। अब देन आपको क्या करना है, आपको उन ग्रुप के ऊपर पोस्ट करना है कि मेरी ये स्किल है और मैं जो है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका काम फ्री में करके दे सकता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे मैंने कुछ अर्से पहले एक एक बंदे की पोस्ट देखी थी कि यार मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए 5 जो है ना वो लोगोस मैं बना दूँगा 5 लोगों के। तो कोई बंदा अपना रिक्वायरमेंट अगर सेंड करे तो मैं उसको बना के दे दूँगा। तो वो यही था, वो एक अच्छा वे था। विद दैट वे अब हम लोग जिस तरह मतलब हम लोगों को अगर फ्री का काम कहीं से दिखे तो हम लोग करवा लेंगे। इवन अगर कोई बंदा पोर्टफोलियो बना रहा है तो हम लोग करवा देंगे। तो होता क्या है कि बंदे का जो है ना आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप जो है उसको वो काम करके दो, आपका पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आती है कि पोर्टफोलियो दिखाने की। और पोर्टफोलियो दिखाने का मतलब क्या है? आपने पोर्टफोलियो अपने पास बना के रख लिया, अभी तक वो आपके पास अपनी मशीन के अंदर है, वो और कहीं भी नहीं है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, वो वो पोर्टफोलियो कहीं और नहीं है। तो आप लोगों के पास सेवरल ऑप्शंस हैं। आप लोगों के अगर मोबाइल ऐप है, मतलब सीएस वाले हैं या ग्राफिक्स है, अगर मोबाइल ऐप है तो वो प्ले स्टोर अकाउंट लें या ऐप स्टोर अकाउंट लेंगे। अगर गेम वाले, अगर कोई है गेम का, तो वो भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। वेब डेवलपमेंट वाले अपनी वेबसाइट लेंगे। ग्राफिक्स वाले डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकते हैं। वो लोग फेसबुक के ऊपर जा सकते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना काम दिखा सकते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा कंटेंट वाले
वो फेसबुक पेज से अपना काम दिखा सकते हैं, और अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले जो है वो सिर्फ सिंपल शीट बना के दूसरों को दिखा सकते हैं। वो गूगल डॉक्स के ऊपर अपनी शीट रख लेंगे, और वहां से कोई भी अगर क्लाइंट आएगा उससे चीजें पूछने के लिए बंदे से, तो वो जो है मतलब आप क्या करना है, आपको वो लिंक क्लाइंट को सेंड कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको एक एक चीज है जो कि आपको हमेशा रखनी है, वो है आपको अपनी स्किल एनहांस करते रहनी है। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों को अभी तक स्किल आइडेंटिफाई हो चुकी है कि आप लोगों के पास क्या स्किल्स हैं? ओके। क्या स्किल्स हैं? हर हर कोई अपनी जरा स्किल, सब लोग जरा अपनी स्किल्स मेंशन करें, ताकि अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई और बंदा है और उसको आइडिया नहीं कि ये वाली जो फील्ड है मेरे पास आती है, तो उसको भी आइडिया हो जाएगा। सब लोग जरा ना एक काम करें कि यहाँ पे अपनी अपनी फील्ड्स मेंशन करें। ओके। वेब डेवलपर, एथिकल हैकिंग, आईओटी, एथिकल हैकिंग, या इट्स अ स्किल। कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटर, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके। एक चीज, ग्राफिक डिजाइनर। ओके। ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर ऑन वर्डप्रेस। ओके। सब लोग हो गए या कोई लोग रह गए? पेन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, या इट्स अ स्किल, अच्छी स्किल है। कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो, फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्राफिक डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर, सोशियोलॉजिस्ट प्लेटफॉर्म। वेल, द फर्स्ट थिंग इज आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सोशियोलॉजिस्ट के लिए ऐसे कौन से काम हैं जो कि पीसी या लैपटॉप से परफॉर्म हो सकते हैं। तो दैट्स थिंग आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैं अगर अपने आप को कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बोलता हूँ, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर दूंगा सबसे पहले कि मेरी फील्ड के अंदर ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका काम मैं लैपटॉप या पीसी से कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ मैं, वो जाहिर सी बात है वो मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश मतलब हम लोग जब लोकली अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपकी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो ना हो, वहाँ पे मैनेज हो जाता है। लेकिन जब आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जो क्लाइंट है वो आपकी उर्दू नहीं समझ सकता, वो आपकी इंग्लिश नहीं समझ सकता। ठीक है। तो उसको क्या चाहिए होता है, एक बेस लैंग्वेज जिसमें वो भी आपकी बात समझ सकते, आप भी उसकी बात समझ सको। तो वो क्या है, वो है इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश अपनी इस लेवल तक ठीक करनी होगी कि आप क्लाइंट को अपनी बात समझा सको। हम लोग परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट्स द थिंग, हम लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। लेकिन आपको इस हद तक अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि क्लाइंट आपकी बात समझ सके और क्लाइंट जो है ना अपनी बात आपको समझा सके। अदरवाइज मसला होगा, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। स्किल्स प्रूव करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो सेटअप रखना है, आपको इंग्लिश सेटअप रखनी है, देन आपको जाना है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आप जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास 3 या 4 मेन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जिसके अंदर फ्रीलांसर है, फिर अपवर्क है, फिर हमारे पास फाइवर है और guru.com। ठीक है। ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे टॉप के ऊपर वैसे अपवर्क आता है, और फाइवर जो है उसे क्लोज इनफ है। पोर्टफोलियो प्रैक्टिस वर्ड, हाँ पोर्टफोलियो वर्ड, पोर्टफोलियो के अंदर प्रैक्टिस वर्ड ही आप ऐड करते हो। जब तक आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपका प्रैक्टिस वर्क ही आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट आते हैं। इसके अंदर अपवर्क आ गया, फ्रीलांसर आ गया, फाइवर आ गया और गुरु आ गया। अब आपके पास ना और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन 2 मैकेनिक्स हैं जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर चलते हैं। एक मैकेनिक्स होता है बिड का। ठीक है।
फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म मैकेनिक्स, मतलब वो प्लेटफॉर्म जो है वो काम किस तरीके से करते हैं। आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, आपको दो तरह के मैकेनिक्स दिखेंगे, या एक के अंदर आप बिल्ड कर रहे होगे और दूसरे के अंदर आप गिग बना रहे होगे। आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठा लो, ठीक है। अब बिल्ड और गिग का क्या मतलब है? कितने लोगों के घरों पर अखबार आता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में अखबार आता है? संडे को आता है, डेली आता है? ओके, आता है, आता है। और कोई ऐसा है जिसने अखबार की शक्ल ना देखी हो, या किसी को ये नहीं पता हो कि अखबार क्या होता है? ऐसा कोई है? और अखबार के अंदर जॉब्स के एड्स किसने देखे? सबने देखे होंगे, आई एम अज्यूमिंग कि सबने देखे होंगे कि जॉब्स के एड्स। अब अब ना यहाँ पे आप रियल लाइफ से चीजें रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे ही आप अखबार पढ़ते हो, आपको दिखता है कि एक जॉब जो है ना वो पोस्ट हुई हुई है, अखबार के ऊपर मेंशन हुई हुई है, वहां पे उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और जो कंपनी है उसको एक बंदा चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब जिस तरीके से अखबार के अंदर कंपनी एक एड डालती है, इसी तरीके से कुछ क्लाइंट्स अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने ऐड पढ़ा, आपने अपनी सीवी ईमेल कर दी। ऐसे ही होता है। मतलब हम लोगों ने अगर कहीं ऐड पढ़ा है, भले वो सोशल मीडिया के ऊपर है या वो हमारे पास अखबार के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम उस ऐड को देख के उसके अंदर से ईमेल निकालेंगे और अपनी रेज्यूमे सेंड कर देंगे। मतलब मुझे कोई ऐसी और लॉजिक समझ नहीं आती है कोई बंदा किसी और तरीके से डील करे। यही जो है ना वो डीलिंग होती है कि आप ईमेल उठाते हो और अपनी रेज्यूमे सेंड करते हो। तो जिस तरीके से आपने अखबार के ऊपर ऐड देख के अपनी रेज्यूमे सेंड करी है, इसी तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप क्या करते हो, आप ऐड देख के, जो कि प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ हुआ होता है, ऐड आता है, प्रोजेक्ट पोस्ट, प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, वो आपको दिख अपना, ठीक है। मतलब आप अपनी एक तरह के बारे में डिटेल्स जिसके अंदर आप बताते हो, और आप किस तरीके से कांटेक्ट करा जाता है, किन कंपनीज के अंदर आप काम करा हुआ है। लेकिन जब हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें, तो जो बिड्स हैं उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आप
ऑलराइट, तो आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर? Yes. परफेक्ट। नॉट रियली श्योर व्हाट हैपेंड। तो आप लोगों को कहाँ तक आवाज़ आई या कहाँ तक जिन आप लोगों को समझ में आया? ओके, सीवी भेजने तक। तो अब जिस तरीके से आप जो लोकल अखबार है वहाँ पे आप ऐड देखते हो और उसके ऊपर अपनी सीवी सेंड करते हो, इसी तरीके से अपवर्क फ्रीलांसर के ऊपर आप क्या करते हो, आप प्रोजेक्ट देखते हो और अपनी बिड सेंड करते हो। ठीक है, तो एक हो गया ये वाला मैकेनिक्स। दूसरा जो मैकेनिक्स आता है वो आता है गिग्स वाला, जो कि फाइवर के ऊपर आपको दिखेगा। फाइवर के ऊपर जो मैकेनिक्स है वहाँ पे हम लोग अपनी गिग्स बनाते हैं। ठीक है, हम लोग फाइवर को और डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फाइवर है वहाँ पे हम लोग अपनी गिग्स बनाते हैं और गिग के ऊपर चीज़ें जो है ना रखते हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती चीज़ें कि वो समझ नहीं आती गिग का मतलब क्या है। आप लोगों में से कौन ऐसा है जो कभी बाजार नहीं गया? ओह, Hi, Farhan. I think we can't really see your screen. Oh, yeah. Now we can. Thank you. तो आप लोगों में से कौन ऐसा है जो कि अभी तक कभी बाजार नहीं गया? मतलब ऐसा है कोई? बाजार के अंदर क्या होता है? क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखी हैं जब आप लोग कभी बाजार गए हो? ओके, कोई बाजार, ओके बार्गेनिंग होती है, ठीक है, दैट्स वैलिड पॉइंट। लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन। हमारे पास बार्गेनिंग, पीपल, और क्या क्या होता है बाजार में? Okay, things to showcase, to track customer, arrangement of products. Okay, कांटेक्ट होता है बायर्स एंड सेलर्स का। ओके, सो अब जिस तरीके से बाजार के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें दिखती हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग भी हो रही होती है, लोग अपने प्रोडक्ट्स लगा के बैठे हुए होते हैं और उसके बाद जो है बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से बात करते हैं। फाइवर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, और वो इस तरीके से काम करता है कि वहाँ फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सिर्फ एक मार्केट प्लेस देता है जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं। जिस तरीके से हमारे पास संडे बाज़ार के अंदर हर दुकानदार एक स्टॉल लगाता है और स्टॉल के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स रखता है, फाइवर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि वहाँ पे आप गिग्स लगाते हो और हर गिग के अंदर डिफाइन करते हो कि आप ये वाली सर्विस दोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूँ, बिड्स वाले मैकेनिक्स के अंदर प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं और आप अपना कवर लेटर के थ्रू अप्लाई करते हो जॉब के ऊपर, जिस तरीके से रेज्यूम साइन करते हो यहाँ पे। उसी तरीके से जब हम लोग गिग की बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से बाजार के अंदर होता है कि बाजार के अंदर जो है दुकानदार एक स्टॉल लगा के बैठता है, इसी तरीके से फाइवर के ऊपर आप अपनी आईडी बनाते हो और उसके बाद गिग्स सेटअप करते हो। ठीक है, तो गिग्स के अंदर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट आपसे बात करते हैं। उसके बाद जहाँ से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, तो can you please mute? Okay, I guess that it's mute. Okay, तो फाइवर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक दुकानदार अपना स्टॉल लगाता है। आप वहाँ पे फाइवर के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हो, आप केक सेटअप करते हो, हर केक के अंदर आप बताते हो कि आप क्या काम करोगे। उसके बाद
क्लाइंट आता है, आपसे बात करता है, अगर उसको क्लाइंट को आपकी सर्विस समझ आई तो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आप काम करके दोगे और क्लाइंट आपको पे कर देगा। ठीक है, तो आप भले किसी भी प्लेटफॉर्म को देखो, भले आप फाइवर को देखो, फ्रीलांसर को देखो, अपवर्क को देखो, guru.com को देखो, 99 डिजाइन्स को देखो, anytasker.com वो भी अभी आया है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि सेम काम कर रही हैं, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारी, लेकिन वो इन्हीं दोनों मैकेनिक्स के ऊपर चल रही होंगी। ठीक है, या तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला मैकेनिक्स होगा, या फिर ये वाला मैकेनिक्स होगा, या फिर ये दोनों मैकेनिक्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ बेट के मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास आता है freelancer.com। ठीक है, upwork.com भी है, वो अभी अपने जो गिग्स वाला पार्ट है वो टेस्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल तक अपवर्क जो और freelancer.com जो है वो बेट्स के मैकेनिक्स के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पोस्ट होते हैं और क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं गिग की तो यहाँ पर हमारे पास आता है फाइवर जो कि मेन मार्केट है। ठीक है, फाइवर के ऊपर इसी तरीके से काम होता है कि आप केक बनाते हो, चीज़ सेट करते हो, क्लाइंट आता है, उससे बात होती है, बार्गेनिंग होती है, आप उसको सेल करते हो, आपको पे कर देता है। अब पीपल पर आवर वो भी इसी तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है, आपने अपना पोर्टफोलियो सेटअप कर लिया, इंग्लिश इम्प्रूव कर ली, आपने जो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझ गए। देन जो हमारे पास नई चीज़ नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है प्रोफाइल बनाना। ठीक है, आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, ठीक है, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप करोगे साइन अप। ठीक है, तो साइन अप करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ जाओगे freelancer.com के ऊपर, या फिर जाओगे upwork.com के ऊपर, या फिर जाओगे fiverr.com के ऊपर। मैं वैसे ये वाला पॉइंट कवर ही क्यों कर रहा हूँ, इतना कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए साइन अप करने का, ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ए, कैन स्किप नो, नहीं, स्किप नहीं कर सकते इसको। मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस ही क्यों कर रहा हूँ, जो लोग अपवर्क के ऊपर जाएंगे उनको ये वाली चीज़ दिखेगी कि अपवर्क के ऊपर जो प्रोफाइल बनाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको दिखता है वो दिखता है अप्रूवल का। ठीक है, और freelancer.com या fiverr.com या upwork.com के ऊपर आप साइन अप तो कर लोगे, लेकिन साइन अप करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपनी प्रोफाइल सेटअप नहीं कर सको। ठीक है, तो साइन अप करते हुए ना आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, स्पेशली अपवर्क के अंदर, कि आपका जो नेम है सेम एज योर NIC नेम। ठीक है, अपवर्क के ऊपर आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम है जिस तरह का आपका NIC है। मैं क्यों बोल रहा हूँ वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इन पेमेंट मेथड्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, सेम एज योर NIC नेम। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आप लोग अपने साइन अप तो कर लिया है, आप फिर अपनी प्रोफाइल बना रहे हो। प्रोफाइल बनाने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपकी प्रोफेशनल तस्वीर। ठीक है, प्रोफेशनल पिक्चर, आप सेल्फी नहीं डाल सकते। ठीक है, आप बिल्कुल रफ इमेज नहीं डाल सकते, कोशिश कर बिल्कुल पासपोर्ट साइज जो हम लोग यूजुअली खिंचवाते हैं स्कूल के लिए, या वैसी भी ज़रूरत नहीं है, बस प्रोफेशनल। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल पिक्चर। देन नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आपको दिखेगी ना, वो दिखेगी आपका ओवरव्यू और आपका टाइटल। ठीक है, तो आपका फ्रीलांसर टाइटल, जितने वर्डप्रेस वाले हैं वो एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर लिख सकते हैं, बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप लोग जेनेरिक नहीं लिखोगे। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, आप सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या हरकत करी थी, हर किसी ने ना ये लिखा था कि वो फ्रंट एंड डेवलपर है, या फिर वो वर्डप्रेस डेवलपर है, या फिर वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। ठीक है, आपने उस टाइम पे भेजा था, हर कोई यही है ना, मतलब क्या किसी के पास इससे बेहतर टाइटल है? अपने लिए किसी के पास बेहतर टाइटल है? जिस जो भी अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर बोलता है या वीडियो एडिटर बोलता है, ओके लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, बेहतर है। एंड वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस की बात आ गई। आपको ना अपना टाइटल जेनेरिक नहीं लिखना। ठीक है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं लिखोगे,
आप स्पेसिफिक जो है ना चीज़ों के ऊपर आ जाएगा। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो आप लोगो डिज़ाइनर बन जाओगे। अगर आप पोस्टर डिज़ाइन करते हो ज़्यादा तो आप पोस्टर डिज़ाइनर बन जाओगे। अगर आप स्टैंडर्ड डिज़ाइनर हो तो आप स्टैंडर्ड डिज़ाइनर मेंशन करोगे। आप स्पेसिफिक टाइटल लगाओगे, ठीक है? जेनेरिक टाइटल नहीं लगाओगे, ठीक है? तो देन आपको पोर्टफोलियो सेटअप करना है वहाँ पे, वो बस छोटा सा एक प्रोसेस है। आप बस जस्ट 2-3 क्लिक्स के साथ वहाँ पे आप कर सकते हो। पोर्टफोलियो सेटअप आपका हो जाएगा। क्रिएटिव साइंटिस्ट नो, क्रिएटिव साइंटिस्ट बहुत आई एम नॉट रियली श्योर कि क्रिएटिव साइंटिस्ट ठीक रहेगा या नहीं, बट समझ नहीं आएगा किसी क्लाइंट को। उसको क्रिएटिव उसको चीज़ समझ में आ जाएगी, बट यू कैन ट्राई। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, आप लोगों ने साइन अप कर लिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि विच वन इज बेटर, फाइवर और फ्रीलांसर। देखें, ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है, ठीक है? आप कंपैरिजन सेम चीज़ों का करते हो। आप फ्रीलांसर या फिर अपवर को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों बिड वाले मैकेनिज्म के अंदर जो है ना वो लाई करते हैं, ठीक है? freelancer.com के ऊपर भी बिड वाला मैकेनिज्म है, upwork.com के ऊपर भी बिड वाला मैकेनिज्म है, और तीसरी जो guru.com है इसके अंदर भी बिड वाला मैकेनिक्स है। फाइवर के ऊपर बहुत ही डिफरेंट मैकेनिक्स है, वहाँ पे आपको गिग सेटअप करनी पड़ती है, तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रिलाय नहीं करो। स्टार्ट के अंदर आप 2 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे। आप फाइवर और फ्रीलांसर से स्टार्ट करोगे, ठीक है? आप कंपेयर नहीं करोगे, आप दोनों से स्टार्ट करोगे। और स्टार्ट करने का रीज़न क्या है? मतलब आपको यहाँ पे अपवर्क भी दिखेगी, ठीक है? लेकिन अपवर्क के ऊपर एक फ्लो है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, मतलब थोड़ी देर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। अपवर्क के ऊपर एक फ्लो है जो कि अगर आपने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा, उनकी पॉलिसीज आपने मीट नहीं करी, आपकी बिड्स 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 हम मैं बताता हूँ अभी। फ्रीलांसर, ठीक है? फ्रीलांसर के ऊपर जो मैकेनिक्स है या अपवर्क के ऊपर जो मैकेनिक्स है, अगर आप सही से फॉलो नहीं करते, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। तो आप स्टार्ट किससे करोगे? आप फाइवर और फ्रीलांसर दोनों के ऊपर अकाउंट बनाओगे और दोनों के ऊपर काम करने की कोशिश करोगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप जो है अपनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। आप अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन दोनों के ऊपर अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते, आपका नुकसान नहीं है। अपवर्क के ऊपर अगर आपको जॉब्स नहीं मिली, आपका नुकसान है, आपकी प्रोफाइल जाएगी, ठीक है? तो अब बिड वाला पार्ट, व्हाट अबाउट वेब डेवलपर? ये देखो, वेब डेवलपर एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है। सबसे पहले आप ये डिफाइन करो आपकी स्किल क्या है। वेब डेवलपर एक नीश है। आपकी स्किल देखो, आप किस लैंग्वेज के अंदर वेब डेवलपमेंट करते हो, ठीक है? अब बिड वाला मैकेनिज्म, ठीक है? हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने ऐड देखा, हम लोगों ने अखबार के अंदर से ऐड देखा और रेज्यूमे सेंड कर दी ईमेल के थ्रू, इसी तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं पोस्ट हुआ हुआ, तो वहाँ पे हम क्लाइंट को एक बिड भेजते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक अवर रेज्यूमे, कि हम क्लाइंट को एक मैसेज भेजते हैं बड़ा सा, और उसके बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि क्लाइंट, मेरी एक्सपीरियंस ये है, ये वाला मेरा पिछला जो है ना मैंने काम करा हुआ है, मैं आपका काम इतने टाइम में करके दे दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड अ बिड। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ डिफरेंट मैकेनिक्स जो है वो एडजस्टेड है। और वो क्या है? वो ये कि अपवर्क के ऊपर जब हम लोग बिड करते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट्स लगते हैं। freelancer.com के ऊपर एक बिड का कोटा होता है, हम लोग वो सारा फ्लो पढ़ते हैं अभी। अब फुल स्टैक डेवलपर, यार आपका भी वही चीज़ है, ठीक है? आपको भी वही चीज़ करनी है कि आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी है कि आप फुल स्टैक डेवलपर बिल्कुल एंड में लिखोगे, लेकिन उससे पहले स्पेसिफिक लैंग्वेज मेंशन करोगे कि आप किसके ऊपर जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं। सो इट लाइक मर्न, यस, ठीक है? तो अब नेक्स्ट जो आपके पास फेज आता है वो आता है वर्कफ्लो का। अब अपवर्क का जो हमारे पास मतलब कुछ वेबसाइट्स है ना, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया और फाइवर हो गया। पहले हम लोग बात करते हैं अपवर्क की वर्कफ्लो की, ठीक है? वर्कफ्लो और अपवर्क का वर्कफ्लो और freelancer.com का वर्कफ्लो सेम है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना होता है, आपको साइन अप करना होता है, ठीक है? साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, ठीक है? प्रोफाइल कंप्लीट के अंदर आपके पास ये आ गया था शुरू में, ठीक है?
क्या आपने यहाँ पे प्रोफेशनल टाइटल, प्रोफेशनल नेम, मतलब प्रोफेशनल टाइटल, आपका प्रोफेशनल पिक्चर और उसके बाद नेम आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रोफाइल कंप्लीट करी। जैसे ही आपने प्रोफाइल कंप्लीट करी ना, अपवर्क आपको कनेक्ट्स देता है। ठीक है, कनेक्ट्स दे आर जस्ट लाइक टोकन्स। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे इलाके के अंदर एक गेम का एक छोटा सा सेटअप लगा हुआ होता है जहाँ पे आप टोकन डालते हो और उसके बाद गेम खेल सकते हो, जो कि यूजुअली अलादीन, सिंदबाद, यहाँ पे भी लगा हुआ है। आर्केड मशीन्स लगी हुई होती हैं, डॉलमैन के अंदर भी लगा हुआ है। आर्केड मशीन्स होती हैं, वहाँ पे आप टोकन डालते हो और गेम खेलते हो। तो अपवर्क आपको कनेक्ट देता है। तो कनेक्ट इज जस्ट लाइक अ टोकन। अपवर्क ने अपने कनेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। फ्री जब आप अकाउंट साइन अप करते हो तो आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं जो कि आप जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज करते हो। तो इट्स जस्ट लाइक मैंने अगर किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करा तो मेरे कुछ नंबर ऑफ कनेक्ट्स जो हैं वो स्पेंड हो जाएंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास 20 रुपये पड़े हुए हैं और मैं अगर कोई सामान लेने जाता हूँ बाहर तो मैं कुछ सामान ले सकता हूँ। मैं अगर छोटा आइटम लूंगा तो कम पैसे लगेंगे, बड़ा आइटम लूंगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इसी तरीके से कि मेरे पास जेब में 20 रुपये रखे हुए हैं और सामने कुछ चीज़ है जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पैसे यूटिलाइज करके वो चीज़ खरीद लूँगा। जिस तरीके से आर्केड मशीन्स के अंदर भी आप टोकन्स डालते हो, कुछ जो आर्केड मशीन्स हैं उनके ऊपर एक टोकन से गेम चल जाता है, कुछ में 2 टोकन से गेम चलता है। इसी तरीके से अपवर्क ने अपनी जो जॉब्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी हैं कि कुछ जॉब्स जो हैं वो 2 कनेक्ट्स रिक्वायर करती हैं, कुछ जॉब्स 4 कनेक्ट्स रिक्वायर करती हैं, कुछ जॉब्स 6 कनेक्ट्स रिक्वायर करती हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, पहले ये वर्क फ्लो देख लें, फिर उसके बाद आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सारे लिस्ट डाउन कर देना, मैं सबके आंसर कर दूंगा। ठीक है, वर्क फ्लो देख लें, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अपवर्क क्या करा हुआ है, अपवर्क ने जॉब्स को कैटेगराइज करा हुआ है नंबर ऑफ कनेक्ट्स के ऊपर। कुछ जॉब्स हमसे 2 कनेक्ट्स रिक्वायर होती हैं, कुछ जॉब्स जो हैं वो 4 और कुछ जॉब्स 6 के ऊपर अपवर्क उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है। अब किस तरीके से पहचाना जाए कि कौन सी जॉब जो है ना हमें करनी चाहिए। आपने साइन अप कर लिया और आप जो है मतलब आपको जॉब चाहिए, आप क्या करोगे, आप छोटी जॉब्स के ऊपर जाओगे। अपवर्क के ऊपर क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आप ये काम करोगे, आप फिक्स प्राइस जॉब के ऊपर जाओगे। ठीक है, तो okay, so there is some distraction from someone. Can you please mute it? Thank you. Okay, तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे, आप छोटी जॉब्स के ऊपर जाओगे। अपवर्क ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, किसी भी जॉब का बजट अगर $50 से कम है, ठीक है, उसके ऊपर 2 कनेक्ट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद किसी भी जॉब का अगर बजट $50 से ऊपर और CS वालों को ये वाली स्टेटमेंट समझ आएगी, मतलब $50 से ग्रेटर और 500 से नीचे, तो उसके ऊपर हमारे पास 4 कनेक्ट लगेंगे। ठीक है, 500 से ऊपर की कोई सी भी जॉब है उसके ऊपर 6 कनेक्ट लगेंगे। 6 connects। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जब आपने नई प्रोफाइल साइन अप करी है, सर कनेक्ट कॉन्सेप्ट बस बात समझाता हूँ। कनेक्ट अलादीन पार्क के अंदर या हमारे पास जो सिंदबाद है, अलादीन है, यूजुअली हमारे इलाके के अंदर भी जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे गेम मशीन्स होती हैं, छोटे बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, आप उसके अंदर टोकन डालते हो और गाड़ी चलने लग जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अपवर्क के ऊपर जब हमें किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है तो हमें कनेक्ट स्पेंड करने होते हैं। अपवर्क हमें कुछ टोकन्स देता है, बोलता है भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, आपने साइन अप कर लिया, आपने अकाउंट अप्रूव करवा लिया, अब क्या करो, अब ये रहे 20 कनेक्ट्स, इनको इस्तेमाल करके ना आप जॉब के ऊपर अप्लाई करो। बगैर कनेक्ट्स के या बगैर टोकन्स के आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अपवर्क क्या करता है, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी, तो प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद आपको 20 टोकन्स मिलेंगे। बस इतना समझो, 20 टोकन्स मिलेंगे जिनको यूज करके आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग आते हैं इसके ऊपर। तो अप्लाई कर सकते हो, 20 कनेक्शन। ठीक है, स्टार्ट में आप क्या करोगे, आप किसी बड़ी जॉब के ऊपर हाथ नहीं मारोगे। ठीक है,
अगर आपने किसी बड़ी जॉब के ऊपर हाथ मारा तो क्या होगा, आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, आप जॉब की ओर अप्लाई नहीं कर पाओगे फर्दर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब अपवर्क ने शुरू में हमें सिर्फ 20 टोकन दे दिए हैं, अगर हमने सारे स्पेंड कर दिए और हमें कोई जॉब नहीं मिली तो हमें फिर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है भाई, कनेक्ट्स का मतलब सिर्फ ये है, इतना समझो कि जब आप टोकन्स डालते हो किसी गेम के अंदर और गेम खेलते हो, इसी तरीके से जब आप कोई कनेक्ट स्पेंड करते हो उसके बाद आप जो है जॉब की ओर अप्लाई कर सकते हो। तो जिस तरीके से एक पार्क के अंदर जो गेम लगा हुआ है उसके खेलने के लिए आपको टोकन रिक्वायर्ड है, अपर के ऊपर जॉब की ओर अप्लाई करने के लिए हमें कनेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं। हाउ कैन वी अप्रूव आवर प्रोफाइल, आते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ मेंशन करो, वर्क फ्लो खत्म हो जाए, सबके आंसर मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है ये। अब आप लोगों को शुरू में क्या करना है, आपको 2 4 6 हाउ डू वी अर्न कनेक्ट्स। तो आप लोग शुरू में क्या करोगे, आप लोग शुरू के अंदर 2 कनेक्ट्स वाली जॉब्स के अप्लाई करोगे। ठीक है, 2 कनेक्ट्स का मतलब है आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 10 जॉब्स में से अगर आपको एक मिल जाए बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट हो जाएगा, एक मिलने का आपको टारगेट होना चाहिए। सही है। अब कनेक्ट्स के ऊपर अपवर्क ने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, देन आपके पास जो है सामने जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी। आप क्या करोगे, आप उसके बाद फिल्टर करोगे जॉब्स को, जो जो आपको न्यूज़ फीड के अंदर जॉब दिखती जाएगी तो आप जो है जॉब्स को फिल्टर करोगे और फिल्टर करने के बाद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करोगे। अब फिल्टर का क्या मतलब है, फिल्टर का मतलब है आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करोगे क्लाइंट की। क्या, आप ये चेक करोगे क्लाइंट ने प्रीवियस जो है ना किसी के साथ काम करा हुआ उसके रिव्यूज क्या है, क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, दैट्स गुड थिंग। मतलब पेमेंट मेथड जो है ना आपको चेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं किस तरह का बैच होता है वो, तो लेट मी जस्ट तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड बैच। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको किसी भी जॉब के आगे ना आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, या ठीक है। तो जब आपने अपवर्क का डैशबोर्ड या इसकी जॉब न्यू फीड खोलते हो तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, ओके, ऐसी आपको कोई स्क्रीन दिखेगी और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड या अनवेरीफाइड। पेमेंट मेथड वेरीफाइड का मतलब ये क्लाइंट आपको हायर कर सकता है, उसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करा हुआ है। अदरवाइज अगर आपको कोई दिखे जॉब जिसपे ये वाला बैच नहीं है, अप्लाई नहीं करो। ठीक है, उसके बाद आप ये चेक करोगे प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड है या नहीं, उसने किसी बंदे को हायर करा हुआ है या नहीं। सब चीज़ें फ्रंट के ऊपर लिखी हुई आई होती है कि कब इसने पोस्ट करी है, कितने लोगों ने अप्लाई करा हुआ है, कितने लोगों को क्लाइंट ने हायर करा हुआ है। ठीक है, फिल्टर कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जॉब के ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई करोगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, कवर लेटर, ठीक है, अप्लाई ऑन जॉब। इसके लिए हमारे पास आता है कवर लेटर, टाइमलाइन और कॉस्टिंग। ठीक है, तो अप्लाई। जब हम लोग जॉब से अप्लाई करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमें अपना कवर लेटर लिखना होता है। लोकल मार्केट के अंदर जब हम लोग अखबार देखते हैं तो हम ऐसे ही रेज्यूमे अपनी दे देते हैं, जो हमने रेज्यूमे बनाई होती है उसके अंदर हमारे बारे में चीज़ें लिखी हुई होती हैं, हम लोग वो ऐसे ही दे देते हैं, मतलब ईमेल कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फ्रीलांस मार्केट के अंदर हमें अपना कवर लेटर लिखना पड़ता है। अब कवर लेटर लिखने के लिए क्या टिप्स हैं, आपके पास सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने बारे में कुछ चीज़ जो है ना ज़्यादा नहीं लिखनी। यूजुअली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि अगर कोई भी बंदा कवर लेटर लिखेगा ना, अपने बारे में लिखेगा, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी दिखेंगी जहाँ पे लोग अपने बारे में सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग कवर लेटर के अंदर सबसे पहला काम क्या करोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना अपने पास इज डाउन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लिखने का मतलब आपके पास ये नहीं है कि आप पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो कॉपी कर लोगे, नहीं करोगे।
आप क्या करोगे, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, ठीक है, और उसके अंदर से बुलेट पॉइंट्स निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिटेल दी हुई है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है फेसबुक के जैसी, क्लाइंट ने मेंशन करा हुआ है कि मुझे ये वाला सर्वर यूज करना है, ठीक है, सीएस वालों को ये वाली बात समझ आ रही है। क्लाइंट ने जो है ना मेंशन करा हुआ है कि मुझे ये वाला सर्वर यूज करना है, या मुझे ये वाली होस्टिंग यूज करनी है, या मुझे जो है ना डिजाइन ऐसा कुछ चाहिए, ये वाली चीज है। आप उन इसके अंदर से ना बुलेट पॉइंट्स निकालोगे, उसके बाद उन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर ना क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन बनाए, हर क्वेश्चन के साथ ना आप अपना एक्सपीरियंस अटैच करोगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि उसको चैट एप्लीकेशन बनानी है। चैट एप्लीकेशन के बताने का मतलब ये है कि क्लाइंट ने अगर कोई भी रिक्वायरमेंट मेंशन करी हुई है कि चैट ऐप बनानी है, और अगर आपने कोई चैट एप्लीकेशन बनाई है, तो आप वहाँ पे ये मेंशन करोगे कि यार आपको ये वाली चैट ऐप जो बनवानी है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि मतलब सिमिलर है किसी और चीज़ से। मतलब एक चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी है, एक चैट एप्लीकेशन इंस्टाग्राम भी है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है? इंस्टाग्राम के अंदर चैट का ऑप्शन है, लेकिन व्हाट्सएप जो है स्पेसिफिकली सिर्फ चैट के लिए बनी है। दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों में मैकेनिक्स क्या सेम है कि वहाँ पे चैटिंग हो रही है। तो आप क्या करोगे, आपने अगर प्रीवियस किसी चीज़ के ऊपर काम करा हुआ है, आपने अगर प्रीवियसली किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करा हुआ है जो कि रिक्वायरमेंट से मैच करती है, आप वहाँ पे वो चीज़ लिखोगे। आपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको लिस्ट डाउन करा बुलेट पॉइंट्स के अंदर, उसके बाद हर बुलेट पॉइंट के ऊपर आपने क्वेश्चन बनाया, और उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने उससे पहले कोई काम करा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने एक रिक्वायरमेंट करी, रिक्वायरमेंट पोस्ट करी कि उसको एक चैट एप्लीकेशन बनानी है, और मैंने इससे पहले एक चैट एप्लीकेशन बनाई थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और उसके साथ ये मेंशन कर दूंगा कि भाई मैंने जो है एक एप्लीकेशन बनाई थी जो कि सिमिलर है आपके काम से, आप इसको देख लो, कोई अगर चीज़ है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला काम क्वेश्चंस बनाने, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर से 10 क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। 10 क्वेश्चंस बनाने हैं लाजमी, उन 10 में से ना आप उठाओगे टॉप 5, ठीक है। आप टॉप 5 उठाओगे, पिक टॉप 5 क्वेश्चंस, पिक टॉप 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आप टॉप 5 क्वेश्चन उठाओगे और उसको अपने कवर लेटर के अंदर जो है डाल दोगे। अभी आपका कवर लेटर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस बना दिए, क्वेश्चन से आपकी सजेशंस भी जा गई। उसके बाद ना आप अपने पुराने जो एक्सपीरियंस है जो कि रेलिवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलिवेंट है उस जॉब पोस्ट से। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको एक लोगो डिज़ाइन बनवाना है, तो आप उस जॉब के ऊपर अपने दूसरे काम को अटैच नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बारे में नहीं बताओ, ठीक है? फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को एक लोगो चाहिए, उसका आपका पोस्टर से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमने जो पोर्टफोलियो, इसको पोर्टफोलियो को जो ना मेंशन करना बोलते हैं, कि आप कवर लेटर के अंदर पहले आपने क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो डिफाइन कर रहे हो। पोर्टफोलियो डिफाइन का क्या मतलब है कि आप अपने काम बताते हो जो कि रेलिवेंट होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अपना सारा पोर्टफोलियो डाल देते हैं, ठीक है। सारा पोर्टफोलियो डालने का मतलब क्या है कि आपने किसी बंदे ने अगर चैट एप्लीकेशन के ऊपर काम करा तो वो भी कर देगा, अगर उस बंदे ने किसी स्टूडेंट के ज़माने के अंदर कंटेंट राइटिंग करी हो तो वो भी लिख देगा, अगर उसने कभी टेक ब्लॉग बनाया है तो वो भी लिख देगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो आइटम फिल्टर होगा डिपेंडिंग ऑन क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बुलेट पॉइंट्स बना के क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन के साथ अपनी सजेशंस दी, देन आपने क्या करा, आपने जो है पोर्टफोलियो डिफाइन करा अपना, और पोर्टफोलियो रेलेवेंट पोर्टफोलियो। अगर आपके पास रेलेवेंट पोर्टफोलियो नहीं है, जो कि ज़्यादा लोगों के साथ मसला आता है स्टार्ट के अंदर, अगर आपके पास रेलेवेंट पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप अपने प्रीवियस कोई भी पोर्टफोलियो उठाओ जो कि क्लोज इनफ हो। क्लोज इनफ का क्या मतलब है, मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि एक फेसबुक बनानी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनानी है जो कि फेसबुक की जैसी है। मैंने फेसबुक के ऊपर काम नहीं करा था, मतलब मैंने कोई ऐसी सोशल नेटवर्क की ऐप नहीं बनाई। तो ये वही सिचुएशन आ गई जो कि यूजुअली हर बिगिनर के साथ आएगी। उसमें क्या होता है कि मतलब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो क्लाइंट मांग रहा है उसका आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका है। मैंने सोशल नेटवर्किंग ऐप के ऊपर काम नहीं करा हुआ, लेकिन मैंने एक वीडियो कॉल के ऐप के ऊपर काम करा था। मतलब मैंने कभी ये ज़माने में एक वीडियो कॉल के ऊपर मतलब काम करा था, और
जो है उस वीडियो कॉल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट डाउन करूँगा वो पॉइंट्स जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं। अब एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश करें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको फेसबुक बनानी है, काम किया मैं फेसबुक भी ऑप्शन है, ठीक है, वीडियो प्रोफाइल बन थी उसमें Hi Farhan, could you please repeat the last 2 minutes because बहुत distorted हो गई है voice. Um, Okay, can you guys hear me now? yes. Okay. Um, all right. So let me just share my screen again. और आप लोगों को कहाँ तक जो है ना चीज़ समझ में आई थी? मतलब आई वाज नॉट रियली अवेयर कि जो साउंड है वो इश्यू कर रही थी, और कहाँ तक आप लोगों को जो है ना आवाज़ आई? ओके, हाउ टू मेक क्वेश्चंस। हम लोग आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाएं। और तो हम लोग यहाँ पे थे कि टॉप 5 हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए। उसके बाद पोर्टफोलियो लिंक के ऊपर आ गए। पोर्टफोलियो हम लोग मेंशन करेंगे, आप लोग सारा जो अपना पोर्टफोलियो आप वो मेंशन नहीं करोगे। आप टॉप का जो आपका पोर्टफोलियो होगा आप उसको, या रेलेवेंट पोर्टफोलियो होगा आप उसको जो है ना वो मेंशन करोगे। तो आप क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए, देखो, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अंदर से लिस्ट निकालोगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब रेलिवेंट हैं। तो आप क्या करोगे, कोई भी रिक्वायरमेंट है आपके पास, फेसबुक की फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने जो है ना ऐप बनाई हुई है, रिक्वायरमेंट दी हुई है कि उसको जो है ना फेसबुक एक बनवानी है। आप उसके अंदर से चीज़ें निकालोगे कि फेसबुक के अंदर क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कि फेसबुक से क्लोज इनफ है, या जो है वो मतलब उसकी फीचर्स आपके जो प्रीवियस पोर्टफोलियो आइटम है वो मैच करती है। उसके बाद ना आप क्लाइंट को दोगे सजेशन, उसके बाद आप पूछोगे क्वेश्चन कि फेसबुक के अंदर जिस तरीके से सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपने जो प्रीवियस काम किया था उसके अंदर भी सर्वर इम्प्लीमेंटेशन थी, तो वहाँ पे आप क्लाइंट को मेंशन करोगे कि यार ये वाला सर्वर है, या आपको कोई और सा यूज़ करना है, आप पे करोगे या कौन पे करेगा। आसान तरीका ये होता है कि आप क्लाइंट से पूछ लो कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, क्या आप डिज़ाइन प्रोवाइड करोगे, ये वाली सारी चीज़ें। कुछ जेनेरिक भी हो सकते हैं, कुछ हाईली टेक्निकल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाए आपने, आपने पोर्टफोलियो मेंशन करा, और उसके बाद एंड में आप सिर्फ 2 लाइन के अंदर ये चीज़ मेंशन करोगे कि आप कौन हो। हम लोग यूजुअली सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप के ऊपर कर रहे होते हैं। आपको अपने आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको दूसरों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? आपको क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है। आपको क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर जो है हम लोग जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है आपको उसको डिस्कस करना है। एसआरएस डॉक्यूमेंट, काफ़ी कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एसआरएस डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन एक रफ डॉक्यूमेंट आपको तकरीबन हर प्रोजेक्ट के ऊपर मिलेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट वाकई में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर स्पेशली अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, एसआरएस डॉक्यूमेंट काम आएगा। सैंपल कवर लेटर्स, ओके, वन थिंग, आप लोग कभी भी सैंपल्स के चक्कर में मत जाना। सैंपल मतलब टेम्पलेट, टेम्पलेट मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप लोग कभी भी टेम्पलेट के समझ जाना। सैंपल कवर लेटर की इफ यू डोंट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस, व्हाट वी शुड डू, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से क्लोज इनफ एक्सपीरियंस लेकर आओगे। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे आई थिंक आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको फेसबुक की एप्लीकेशन बनवानी है, ठीक है, लेकिन आपने फेसबुक के ऊपर काम नहीं करा हुआ, या आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई जो कि फेसबुक की तरह की है, ठीक है, लेकिन आपने जो है एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर वीडियो कॉल्स का फीचर था। ठीक है, अब मैच करते हैं कि क्लाइंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स और आपने जो काम करा हुआ है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैच करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक के अंदर प्रोफाइल साइनअप है, फेसबुक के अंदर लॉगिन है, फेसबुक के अंदर वीडियो कॉल्स हैं, ठीक है, और फेसबुक के अंदर चैट है। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन उसके ऊपर आपने काम नहीं करा हुआ। आपने जिस ऐप के ऊपर काम करा हुआ था उसके अंदर साइनअप है, उसके अंदर लॉगिन है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो है चैट का ऑप्शन है, उसके अंदर आपके पास वीडियो कॉल्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बजाय इसके कि आप क्लाइंट को ये मेंशन करो कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली काम करा हुआ है, आप वहाँ पे चीज़ें पॉइंट आउट करोगे। आप क्लाइंट को ये बोलोगे कि यार मैंने एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करा हुआ है जिसके अंदर वीडियो कॉल थी जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी है। ठीक है, आप ये बोलोगे कि क्लाइंट मैंने जो है साइन अप के फीचर के ऊपर काम करा जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी है, मैंने लॉगिन के ऊपर काम करा हुआ है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी है। यहाँ से ना आप अपने इररेलेवेंट पोर्टफोलियो को भी मिला रहे होगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, और उसके बाद आपका बहुत ही शॉर्ट इंट्रो। ठीक है, 2 लाइन्स बहुत है, ठीक है, 2 लाइन्स बहुत है, 2 लाइन्स के इंट्रो बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग जो सैंपल कवर लेटर है ना, सैंपल कवर लेटर, आप अगर सैंपल्स की बात करो किसी का बना हुआ कवर लेटर, तो आई डोंट रियली हैव दैट नाउ। मैं यहाँ पे अपनी छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो लिंक, ठीक है, ये वो है जो कि मैं यूजुअली अपने कवर लेटर के अंदर यूज़ करता हूँ। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला ट्वीक करके मैं क्लाइंट्स को सेंड करता हूँ। मैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करता क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कभी काम नहीं आएगा। टेम्पलेट के ऊपर आप कभी मत जाना, लेकिन ये एक्चुअल में मेरे इंडिविजुअल पोर्टफोलियो आइटम्स है। हर पोर्टफोलियो आइटम का नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसका यूआरएल है। आप लोग भी यही करोगे, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन और उसका यूआरएल। ओके, ये एक छोटे बच्चों का गेम है, एनिमे गेम। ठीक है, तो एक्चुअली मैं एक गेम डेवलपर हूँ, तो मेरा काम है गेम बनाना। अब तो आपका प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट की जो है टेक्निकल डिटेल्स भी आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये फिलहाल के लिए ये जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, और जेनेरिक क्वेश्चंस आप सिर्फ तब सेंड करते हो जब क्लाइंट के पास कोई रिक्वायरमेंट दी भी नहीं होती। ठीक है, क्लाइंट ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई होती। तो अब फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब दिखी है कि आई जस्ट वांट अ ग्राफिक डिजाइनर, आई जस्ट वांट अ ग्राफिक डिजाइनर कि आई जस्ट वांट अ गेम डेवलपर, उसने आगे कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ। तो मैं उसको ये वाले जो
डिटेल्स हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सेंड करूँगा, ठीक है। मेरे ऑगमेंटेड रियलिटी का जो एक्सपीरियंस है उसके डिफरेंट पोर्टफोलियो आइटम्स हैं। तो शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे कस्टम होंगे, और जो नीचे का मेरा जो इंट्रो है वो ये बस ये है, ठीक है। दिस इज माय इंट्रो, मतलब सिर्फ 2 लाइन, इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में लिखता ही नहीं। अपने बारे में लिखने के बजाय आप अपने काम को डिफाइन करने दो कि आप कौन हो, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो वो आपको एक्सप्लेन करेगा क्लाइंट के सामने कि यार ये वाला बंदा काम का है या नहीं है, ठीक है। regarding project but जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि अगर किसी बंदे को काम मिला और वो कर नहीं सका तो क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स होगा। यार क्लाइंट का यही रिस्पॉन्स होगा कि बंदा काम नहीं कर सकता, वो आपको बैड रिव्यू दे देगा। मतलब आप अगर किसी बंदे के साथ काम करते हो, काम नहीं कर दे पाते, तो क्लाइंट आपको बैड रिव्यू देगा, बस, ठीक है। अब आपने कवर लेटर लिख लिया, ठीक है। कवर लेटर लिखने के बाद आप टाइमलाइन देखोगे। अब टाइमलाइन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ना, मतलब बिल्ड करने के टाइम पे आपको थोड़ी सी कम टाइमलाइन रखनी पड़ेगी। अब उसका तरीका क्या है, जब भी आप टाइमलाइन रखो ना, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि उसको इतने टाइम में काम करके देना पड़ता है, आप उससे कम रखोगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मेंशन करा हुआ कि यार मुझे 1 महीने के अंदर ना ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट 1 महीने का टाइम है ना, आप उसको बोल दो 2 हफ्ते, ठीक है। रीज़न क्या है, अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप 2 हफ्ते के अंदर क्लाइंट का काम करके दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप 2 हफ्ते मेंशन करोगे ना, तो आपकी जो बिड है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। तो जब आपकी बिड थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी तो क्लाइंट जो है वो आपसे डिस्कशन भी कर सकता है, आपकी जो कवर लेटर है या प्रोफाइल है वो जल्दी देख सकता है। जब वो आपसे डिस्कशन करेगा ना, उस टाइम पे वो टाइमलाइन दोबारा से डिस्कस होगी, ठीक है। वो टाइमलाइन दोबारा से डिस्कस होगी, क्लाइंट आपसे दोबारा से डिस्कस करेगा कि यार ये वाली चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपसे टाइमलाइन डिस्कस नहीं करता, तो आप क्या करोगे, आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स और डिटेल में पूछोगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कोई भी रिक्वायरमेंट दी हुई थी और आपने कम्युनिकेशन के बीच में क्लाइंट को जो है ना क्वेश्चंस के अंदर घुमा दिया, और क्वेश्चंस के अंदर घुमाने के बाद आपने क्लाइंट को बोला कि यार इसके अंदर इतना टाइम लगेगा, तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप टाइमलाइन जो है ना वो बताओगे और डिस्कस होगी। अब आती है कॉस्टिंग की बात। कॉस्टिंग जो है वो एक ऐसा फेज है जो कि हर बंदा जो बिगिनर है ना वो गलती करता है, ठीक है, वो गलती करता है। और गलती उसकी इस तरीके की होती है कि वो बंदा ना सस्ते के अंदर डिज़ाइन अपने देने शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो ये ग्राफिक डिज़ाइनर है वो इस बात से एग्री करेंगे, जो इवन वर्डप्रेस वाले हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि फाइवर के ऊपर स्पेशली आपको ये वाला ट्रेंड दिखेगा कि कोई भी बंदा जब स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही सस्ता डिज़ाइन दे रहा होता है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। लेकिन आप स्टार्ट के अंदर इतने कम जो है ना प्राइस के अंदर अपनी सर्विस मत देना, ठीक है। होगा क्या कि अगर आप लो प्राइस के अंदर सर्विस देते हो तो कोई भी क्लाइंट जो कि अगर वापसी आता है आपके पास, ठीक है, वापसी अगर आता है तो आपसे सस्ते में ही काम करवाएगा। तो आप अपना पोर्टफोलियो पॉलिश करो, ठीक है, आप अपना पोर्टफोलियो पॉलिश करो, और पोर्टफोलियो पॉलिश करने के बाद अपनी प्राइस हाई करो। मेरी जो अपनी फर्स्ट जॉब थी वो भी हाई थी, मैंने कभी लो में काम नहीं करा, ठीक है। तो जब मैंने लो में काम नहीं करा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। होता क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह का रखो जो कि आपका जो कॉस्ट है वो उसको जस्टिफाई कर सके। तो अगर आप $50 एक लोगों के चार्ज करते हो तो मेक श्योर कि आपके पोर्टफोलियो आइटम के अंदर $50 का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है पोर्टफोलियो कैसे $50 वाला बनाया जाए। यार हमारे पास बिहेंस है, आर्ट स्टेशन है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पोर्टफोलियो के जो लोगो लोगो हैं आप उनको देख सकते हो। तो आप देखो उनको, पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली पॉलिश करते रहो और आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। लेकिन बिड के लिए जब आप बिड कर रहे हो तो बिड के अंदर आपको कवर लेटर आता है, आपकी टाइमलाइन आती है, आपकी कॉस्टिंग आती है। आप क्या करोगे, आप कॉस्टिंग के अंदर जो एवरेज रेट चल रहा है, ठीक है, व्हाट इज लाइक द मिनिमम दैट वी कैन गेट। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे शो यू वन थिंग, ठीक है। अब ये व्हाट इज द मिनिमम दैट वी कैन गेट। सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, फिर हम लोग freelancer.com के ऊपर जाते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्ट सीन क्या है। अब
कॉस्टिंग के अंदर आप ज़्यादा हाई कॉस्टिंग भी रखोगे, बहुत ज़्यादा लो कॉस्टिंग भी रखोगे, आप मिड में रहोगे। और उसका तरीका क्या है, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे freelancer.com के ऊपर आया हूँ और यहाँ पर जो है ना आपके पास डिफरेंट टैग्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्टेस्ट हैं। अब ना हमारे पास एक, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ये गेम है जिसकी जो मिनिमम बजट है वो 250 है और जो मैक्सिमम है वो 750 है। मैं इसके ऊपर, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर से मैंने क्वेश्चंस निकाले। यहाँ नीचे ये मेरा प्रपोजल है जिसके अंदर मैं अपने क्वेश्चंस, पोर्टफोलियो लिंक्स, सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करूँगा। प्रोजेक्ट, द क्वेश्चन, सजेशंस, सारी चीज़ें अपना इन्फो लिखूँगा। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा और ये टाइमलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किस तरीके से देख सकता हूँ कि मुझे क्या प्राइस सेट करनी चाहिए। प्राइस सेट करने के लिए ना एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने मिनिमम देख लिया, मैक्सिमम देख लिया, अब आप प्रपोजल्स के ऊपर टैब पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप ये देखो, एवरेज बिड। एवरेज बिड यहाँ पे 479 की है और यहाँ पे 17 लोगों ने अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। अभी जॉब ये ओपन है। आप देखोगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये सारी जेनेरिक बिड्स हैं, ठीक है। $500, $500 ये सारी जेनेरिक है। $700 ये हाई प्राइस है, या फिलहाल के लिए 500, 250 ये बहुत लो प्राइस है। इससे नीचे बंदा जा नहीं सकता, अदरवाइज ये $100 की भी बिड मार देता, ठीक है। तो आप ये वाला काम नहीं करोगे। $250, $500, 500, 600, 500 ये, ठीक है। अब आप लोग, ये जेनेरिक है, ठीक है, 500 डिफॉल्ट आता है, 250 बहुत लो है। आप क्या करोगे, आप 300 से लेके 350 तक के बिड कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 300 से लेके 350 की बिड कर दोगे। और फिर उसके बाद एक और चीज़, जब आप बिड करोगे ना और अगर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया तो क्लाइंट आपसे बजट दोबारा से डिस्कस करेगा, सही है। आप जैसे ही बिड करोगे तो आपका बिड जो है वो ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, वो कर देगा। और उसके बाद क्लाइंट आपसे बात कर सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा काम करूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखी, आई नीड सब कुछ देख लिया, ठीक है, देख लिया। ऑल्दो माय बजट इज टू पुट माय गेम टुगेदर, यस। आप लोगों को जो एवरेज है उसको थोड़ा सा कम करना है स्टार्ट के अंदर, ठीक है, स्टार्ट के अंदर। उसके बाद नहीं, मतलब आपकी प्रोफाइल अगर स्टेबल है तो आप लोग नहीं। लेकिन यहाँ पर ना आप एक और चीज़ देखो, मैंने यहाँ प्रोजेक्ट ओपन करा है, मैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, इस बंदे का सिर्फ ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं, यही इसी बेस के ऊपर आप जो है ना अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, तो मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ये बंदा मुझे हायर नहीं कर सकता, ठीक है। इस बंदे ने अपना क्रेडिट कार्ड freelancer.com के ऊपर अटैच नहीं करा हुआ, इस वजह से ये बंदा मुझे हायर नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड नहीं है। मैं इस जॉब के ऊपर अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और let me just show you something, projects। यहाँ से आप जो है प्रोजेक्ट के ऊपर स्क्रॉल करते हो और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैंडी क्रश, ओके, ये देखो, create a game like Candy Crush with levels and proper art, 15 days time with Unity, graphic should stand out, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है? अब आप ये वाली डिस्क्रिप्शन आप देखो, कैंडी क्रश जैसा गेम चाहिए, लेवल है, प्रॉपर एड्स हैं, सब चीज़ चाहिए 15 डेज के अंदर और ग्राफिक्स भी बनवानी है और ये बजट है। ये बहुत ही अजीब सा बजट है, ठीक है। इस बजट के अंदर काम नहीं हो सकता। आप इस जॉब को भी इग्नोर करोगे, ठीक है, आप इस जॉब को भी इग्नोर करोगे। शुरू में ना मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप एशियन क्लाइंट के साथ काम नहीं करो। कोई भी क्लाइंट अगर एशिया से है, आप उसके साथ काम नहीं करो। इसका रीज़न ये नहीं है कि किसी कंट्री से पर्सनल ग्रज है या कोई ऐसी चीज़ नहीं। रीज़न ये है कि जो हमारा माइंडसेट है, ये हमारी मेंटालिटी है,
हम लोग थोड़ा सा डील करने में हम लोग को थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, सही है। तो जैसे ये है इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, ये मुझे यहाँ पे दिखा है। अब जो मैंने वो बात बोली थी कि अगर एक ही लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ये वाला जो है ना पेस्ट कर दूँगा और इसकी मैं पोजीशन चेंज करूँगा। मैंने कॉपी करा, ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने बिल्ड कर रहा हूँ। कॉपी करा, 8 से 15 इसका था, तो मैंने यहाँ पे जो है 14 कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा लो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऐसी नहीं है जिसको मुझे जो ना लोअर के ऊपर लेके जाना पड़े, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको टॉप के ऊपर जो है पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 1500 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो मैं ये वाली लाइन रिमूव कर दूंगा और वीकली लिमिट ये है। अब कुछ चीज़ें जो है ना मुझे उसका ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, वो ये कि ये स्टील एंट्री है, ये एक मैकेनिक्स है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस बंदे का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, इसने हायर करा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट में मतलब इसने फ्रीलांसर के ऊपर पे करा हुआ है किसी को, ईमेल वेरीफाइड है, ये वाली जो जॉब है ये ओके है, क्लाइंट ओके है, आप इसके अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको प्लेस करी बिड, और बिड प्लेस करने का रीज़न क्या था, ठीक है। अब सिर्फ ये दिखाना था कि मेरा जो प्रपोजल है वो फर्स्ट है आउट ऑफ 12 प्रपोजल्स, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करोगे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको अपने प्रोजेक्ट का रैंक दिखेगा कि क्लाइंट को आपकी जो बिड है वो टॉप पे दिख रही है, एंड पे दिख रही है। इस सिचुएशन के ऊपर, करंट सिचुएशन के अंदर ना, मेरी जो बिड है वो बिल्कुल टॉप पर है, ठीक है, बिल्कुल टॉप के ऊपर बिड है कि फर्स्ट नंबर के ऊपर मेरी बिड आ रही है, ठीक है। तो अप्लाई करने का क्या है, आप कवर लेटर लिखोगे, आप जो है उसके बाद टाइमलाइन, और उसके बाद आपने कॉस्टिंग दी और आपने जॉब के ओर अप्लाई कर दिया। अब ना जॉब के ओर अप्लाई करने के बाद क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल देखी, ऊपर रैंकिंग में आ रही थी, ठीक है, 1 आउट ऑफ 12 जो लिखा हुआ था फिलहाल दिख गई। क्लाइंट ने आपको जो है ना मैसेज कर दिया, क्लाइंट साइड मैसेज। ये वाला जो प्रोसेस है ये हो जाता है इंटरव्यू का फेज। अब इंटरव्यू का जो फेज है वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। हम लोग क्या करते हैं यूजुअली कि अगर फ्रीलांसिंग के अंदर नए नए जो स्टूडेंट है या नया नया जो बंदा है ना, वो क्या करेगा, क्लाइंट का जैसे ही अगर मैसेज आएगा ना, बंदा कंफ्यूज होकर बोलेगा कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, आप काम स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये बहुत आ, ये बहुत बहुत इज रैंकिंग बेस्ड ऑन हमारी प्रोफाइल, हमारा कवर लेटर कितना रेलिवेंट है हमारे पोर्टफोलियो से, उसके बाद हमने कितनी कॉस्टिंग दी हुई है, कॉस्टिंग ऊपर है नीचे है, बहुत ज़्यादा लो है, ये वाले सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप फिलहाल रैंकिंग के ऊपर मत जाओ, ठीक है, वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जब प्रोफाइल रैंकिंग की बात आ जाती है ना, वहाँ पे बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। फिलहाल के लिए समझो कि आप लोगों को कस्टम कवर लेटर लिखना है, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे ना क्लाइंट ने आपको मैसेज भेज दिया। लोग क्या गलती करते हैं, क्लाइंट ने आपको मैसेज करा, आपको जाहिर सी बात है हर किसी को ये फिक्र होती है कि यार ये किसी और को हायर ना कर ले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे बात समझ आ गई सारी, आप काम शुरू कर दो। क्लाइंट भाग जाएगा, सही है, क्लाइंट सीरियसली भाग जाएगा, क्लाइंट आपसे बात नहीं करेगा, सही है। तो जब आप मतलब क्लाइंट को लगेगा कि यार ये बंदा ना काम का नहीं है। मैं आपको फाइवर का अपना खोल के दिखाता कि फाइवर के ऊपर रिसेंटली मैंने कल यही वाला काम करा है। मेरी एक डिस्कशन हो रही थी क्लाइंट के साथ। एक क्लाइंट ने जो है ना प्रीवियस एक बंदे को हायर करा जिससे काम नहीं हुआ, और वो बंदा जो है ना उसको छोड़ के चला गया। और वो जो है फाइवर का ही एक फ्रीलांसर था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, कंट्री डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन वो एक वाला उसके एक्सपीरियंस हुआ है क्लाइंट के साथ। काम बीच में छोड़ के जो है ना फ्रीलांसर भाग गया। अब क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया, मैंने उसको एक टाइमलाइन दी, एक कॉस्टिंग दी। टाइमलाइन जो मैंने डिसाइड करी थी वो 30 डेज जो है ना वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन थी, और मैंने उसको 90 डेज जो है ना बोले हुए थे, ठीक है। 90 डेज मैंने क्लाइंट को बोला था कि 90 डेज के अंदर ना आपका ये वाला गेम बन जाएगा, ठीक है। उसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो आपका 90 डेज के अंदर बनेगा, 90 दिन। क्लाइंट का मेरे पास मैसेज आया कि यार मुझे जो है ना 30 डेज के अंदर
ये वाला काम करवाना है। अब मैं, चूँकि मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, मैं सन 2012 से काम कर रहा हूँ फ्रीलांस क्लाइंट्स के साथ, पिछले 3 साल से फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मुझे आइडिया है कि कहाँ पे क्या जवाब देना है। अगर कोई न्यू बंदा होता, वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि यार मेरा एक गेम है 30 दिन के अंदर करना है और ये ना मुझे कंप्लीट करना है, ये करना है बस मुझे। सही है, वो ये करेगा और वो क्लाइंट से हामी भर लेगा। जबकि वो काम 30 डेज़ का नहीं है। तो मैंने क्लाइंट को क्या बोला, मैंने क्लाइंट को स्ट्रेट अवे ये बोला, मैंने कहा देखो यार आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप ज़ाहिर-सी बात है चाह रहे हो कि 30 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई आपको ये बोले भी ना कि 30 डेज़ के अंदर काम करके दे दूँगा, आप मत करना उसके साथ काम। भले हमारी डील हो ना हो, ठीक है? क्लाइंट को मैंने स्ट्रेट अवे ये बोला कि भले हमारी डील हो या ना हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अम, देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको बताने के बजाय ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बोला। तो ये यहाँ पे मैं इंटरनेट थोड़ा-सा मसला कर रहा है। ओके, आप लोग को आवाज़ सही आ रही है मेरी? ओके, तो अब यहाँ पे ये ठीक है? तो जो मैं आपको ये बात कर रहा था कि मैंने जो है या तो ये तो अच्छा सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें। डिस्टॉर्शन आती है वो थोड़ा-सा फ़ोकस जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। अब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और मेरी जो अपनी कैलकुलेशन थी वो कुछ और थी। मैंने क्लाइंट को 90 डेज़ का एक डॉक्यूमेंट भेजा था जिसके अंदर ये मेंशन करता है कि 90 डेज़ के अंदर ना आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और क्लाइंट ने जो है ना वो बोला कि द प्रॉब्लम इज़ वी डोंट हैव 90 डेज़। ओके, ऑलराइट, सो ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि हमारे पास 90 डेज़ नहीं है और मैंने फिर क्लाइंट को सीरियसली ये बोला कि अ, आप लोग अब आपको पुराना एक्सपीरियंस है, इस वजह से जो है ना आपके साथ ये इश्यूज़ हैं कि आप 30 डेज़ में करवाना चाहते हो, लेकिन अगर कोई आपको बोले भी तो आप जो है ना 30 डेज़ में काम मत करवाना, ठीक है? ये मैंने उसको मैसेज भेजा था स्ट्रेट अवे और ये मेरा अपना पोर्टफोलियो आइटम था जिसके ऊपर मैंने काम करा, ठीक है? अब देन हुआ क्या, ठीक है? 30 डेज़ और 90 डेज़ में बहुत फ़र्क है। क्लाइंट वापस आ गया, यार क्या पेमेंट जो है ना रिकॉर्डिंग्स पेमेंट कंडीशन जो है ना क्या रखनी चाहिए। तो अब हमारी डिस्कशन ना दोबारा से आ गई है, ठीक है? दोबारा से ऑन ट्रैक है जिसके अंदर हम लोग अभी जो माइलस्टोन है या वो जो जितनी भी चीज़ें हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट होगा, वो हम लोग जो है ना उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। क्लाइंट का आपके पास जैसे ही मैसेज आए तो आप जो है ना आपको उसको क्वेश्चंस में निकालना है, आपको अपना रेलिवेंट जो है ना पोर्टफोलियो शेयर करना है, रेलिवेंट बातें करनी है, अदरवाइज क्लाइंट भाग जाएगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, क्लाइंट को क्वेश्चंस के अंदर इतना कंफ्यूज कर दो कि क्लाइंट खुद ही बोले कि मेरे भाई अब काम शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो जब आपके पास क्लाइंट का मैसेज आए तो क्लाइंट जो है वो आप क्लाइंट को कंफ्यूज कर दो, ठीक है? क्लाइंट को आप इस तरीके से कंफ्यूज करो, अपने बारे में या अपने पोर्टफोलियो के बारे में इतना बताओ कि क्लाइंट जो है ना वो कंफ्यूज होकर बोले कि यार, और क्वेश्चन में फंसाना उसको, ऐसा नहीं कि अपने बारे में बिला वजह की बातें बोल रहे हो, आप क्वेश्चन पूछोगे रेलिवेंट। क्लाइंट एंड में आके ये बोलेगा कि यार काम शुरू करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, आप काम करके दोगे। दो तरह के हमारे पास जॉब्स होती हैं, एक होती है आवरली और एक होती है फिक्स प्राइस। आवरली के अंदर आपके पास ट्रैकर इंस्टॉल होता है सिस्टम के अंदर और फिक्स प्राइस के अंदर आप क्लाइंट से माइलस्टोन्स के ऊपर काम करते हो, ठीक है? आप हायर हो गए, उसके बाद आपके पास आ गई फिक्स प्राइस, उसके बाद आवरली, ठीक है? फिक्स प्राइस के अंदर आपने काम करके दिया क्लाइंट को समझ में आया और क्लाइंट ने आपके पैसे रिलीज कर दिए, ठीक है? स्ट्रेट इज दैट। माइलस्टोन के ऊपर काम होता है कि आपका अगर एक प्रोजेक्ट $1000 का है तो वहां पर आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो कि 25 25 या
$100 के आप माइलस्टोन्स लगवाओगे और आप काम करके दोगे, क्लाइंट इतने रिलीज कर देगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब ये वाले जो पैसे आएंगे ना, और आवरली के अंदर भी यही काम होता है कि आपने थ्रू आउट द वीक आपने काम करा, वीकेंड के ऊपर क्लाइंट के पास ये चीज़ चली गई कि आपने इतने टाइम ट्रैक करा था। एक छोटी सी डॉकस्टॉप जो है ना यूटिलिटी आती है, उसके थ्रू आप टाइम ट्रैक करते हो और वीकेंड के ऊपर क्लाइंट के पास नोटिफिकेशन चले जाते हैं कि आपने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर इतने घंटे काम करा है। ठीक है, तो इतने घंटे आपने काम करा है, तो फिर क्या होता है कि क्लाइंट के पास से पैसे रिलीज हो जाते हैं और वो आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो आपके पास है प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप फ्रीलांसर के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो जो है पैसे आपके इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएंगे, अभी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए। अब ना हमारे पास कुछ पेमेंट मेथड्स आते हैं, तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन भी था कि पेमेंट मेथड्स का। अब ना हमारे पास कुछ पेमेंट मेथड्स आते हैं जिनके थ्रू हमारे पैसे निकलवाते हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग पेमेंट मेथड्स की तरफ आ गए। तो पेमेंट मेथड हमारे पास है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और हमारे पास यहाँ पे पेमेंट मेथड्स और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और फिर आता है हमारे पास पेयोनियर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ होती है कि आपके प्लेटफॉर्म से पैसे डायरेक्टली आपके जो ना बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकली उसके लिए जो है आपको अपना आईबैन नंबर चाहिए होता है, जो कि आप बैंक की अपनी ब्रांच से लोगे, आप अपवर्क के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर आप कनेक्ट करोगे। आपको याद है शुरू में, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको ये जो है ना एक लाइन लिखी थी जहाँ पे ये बताया था कि आपका जो नेम है वो आपके CNIC जो नेम है NIC नेम के जैसा होना चाहिए। रीजन यही था कि अपवर्क के ऊपर अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करा है और आपका अपवर्क का नाम और NIC के नेम के अंदर डिफरेंस है, आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा, फंस जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। आपको मेक श्योर यही करना है कि आप अपना NIC वाला नेम यूज करो। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंदर यही होता है कि आपके जो पैसे हैं वो अपवर्क या फ्रीलांसर से डायरेक्टली आपके बैंक में आ गए। देन हमारे पास ना कुछ पेयोनियर या कोई ऐसी वेबसाइट्स आती जिनके ऊपर पैसे पहले कैन वी क्रिएट अकाउंट द कंपनी, बताता हूँ उसका मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दूसरा जो हमारे पास पेमेंट मेथड आता है वो आता है पेयोनियर का। पेयोनियर का मतलब ये है कि आपके जो पैसे हैं वो फ्रीलांसर या फाइवर या अपवर्क से पहले जाएंगे पेयोनियर के ऊपर। देखिए कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर freelancer.com के ऊपर वैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पास अपवर्क या फाइवर, यहाँ पे पेयोनियर जो है ना वो अटैच होता है। तो आपके जो पैसे हैं वो अपवर्क से जाएंगे पेयोनियर की तरफ, फिर पेयोनियर से आपके बैंक में आएंगे। अब यहाँ पे जो प्रेफर्ड है, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ पेयोनियर। ठीक है, पेयोनियर प्रेफर करता हूँ। इवन दो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के अंदर पैसे डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन पेयोनियर जो है वो एक वॉलेट है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने पैसे रख सकते हो। उसका कार्ड आपके घर पे आता है, आप जब साइन अप करते हो कार्ड आपके घर पे आएगा, उसकी ईयरली फी है कुछ, उससे जो है ना आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो। देखो, अब इन दोनों के पास जब भी आपकी इन दोनों के थ्रू पेमेंट आती है, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से हमारे पास पेमेंट आई या पेयोनियर से पेमेंट आई, तो कुछ ट्रांजैक्शन रेट कटता है। ठीक है, जो कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर कन्वर्जन है। आज का डॉलर रेट जो भी होगा उससे आपको थोड़ा सा कम रेट मिलेगा। पेयोनियर के ऊपर 2% आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर 2% के हिसाब से अगर कुछ भी हो, कोई भी रेट हो, तो अगर $100 का रेट चल रहा है कि $1 100 रुपीज़ का है, तो आपको 98 कन्वर्जन रेट मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पेयोनियर का अकाउंट बनाओगे, उस टाइम पे आप अपना बैंक जो लोकल बैंक है वो पेयोनियर के ऊपर अटैच करोगे। ठीक है, आपके घर पे कार्ड आ जाएगा, आपका पेयोनियर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी पेमेंट निकलवा सकोगे। ठीक है, ये बात रही पेमेंट मेथड्स की। अब नेक्स्ट चीज़ है कुछ टर्म्स है। ठीक है, इवन दो इट्स 4 और कुछ टर्म्स है मैं बस आप लोगों के साथ शॉर्ट में शेयर करता हूँ, आप लोगों को क्या नहीं करना अपवर्क के ऊपर। सबसे पहला आपको ये करना है कि अगर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, आपको स्पैम नहीं करना। ठीक है, आपको स्पैम नहीं करना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट आता है भाई। टर्म्स एंड कंडीशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आपको स्पैम नहीं करना। अगर क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप ये बात मानो, अगर आपने एक रिमाइंडर भेज दिया उसको, आप दोबारा से ना उसको स्पैम नहीं करो कि यार आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, आप स्पैम नहीं करोगे। ठीक है, एक ये चीज़।
आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लोगे, मतलब फाइवर के ऊपर बैठ के आप अपवर्क का नाम नहीं लोगे। क्लाइंट साहब की बात चल रही है, आप अपवर्क को मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। अपवर्क के ऊपर रहते हुए आप फाइवर का नाम नहीं लोगे। फ्रीलांसर थोड़ा बहुत हल्का है इस मामले में, सही है, तो नाम मेंशन नहीं करोगे। अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट आपको बोलता है कि मैं आपको बाहर पेमेंट कर दूं, आप उसमें डील नहीं करोगे, ठीक है। एक्सटर्नल पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फाइवर के ऊपर क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको बोला कि यार मैं तुम्हें बाहर पे कर देता हूँ, और आपने बोला कि ठीक है, फाइवर आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा, ठीक है, अपवर्क आपको ब्लॉक कर देगा, ये वाला काम नहीं करना। आप ना स्पैम करोगे, आप फाइवर के ऊपर भी कुछ जो है ना किसी प्लेटफॉर्म का नाम, और डोंट मेंशन अदर प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप किसी से पेमेंट की बात नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है, अगर आपको जो है ना बेकार जो है ना रिव्यू मिल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर हमने किसी काम करके नहीं दिया तो क्या होगा, आपको बुरा रिव्यू मिलेगा, ठीक है। आप क्लाइंट को ये फोर्स नहीं कर सकते कि यार मेरा फीडबैक चेंज कर दो, या क्लाइंट को आप ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि यार मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। आप उसको ये रिमाइंडर भेज सकते हो कि यार मुझे रिव्यू कर देना, ठीक है, मुझे रिव्यू दे देना, बट आप ये कभी भी नहीं बोलोगे कि यार मुझे इस तरह का रिव्यू दो, या मुझे 5 स्टार रिव्यू दो, या मुझे अच्छा रिव्यू दो, ठीक है। तो डोंट आस्क फॉर रिव्यू। और एक और चीज आती है यार, आप प्रोफेशनल रहो। जिस तरीके से हमारी यहाँ की डीलिंग होती है, आप क्लाइंट से प्रोफेशनल रहोगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, उस तरीके से मैं अपने क्लाइंट से बात नहीं करूंगा। मेक श्योर दैट यू आर प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली ना हम लोग अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है, दोस्त को मैं बोला यार ये भेज दे, तो मैं यूजुअली क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा सेंड मी द फाइल, ठीक है। ये बोलूँगा, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है। मेरे साथ कल ही ये वाला एक्सपीरियंस हुआ। मैंने क्लाइंट से भी ये पूछा कि यार, क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट दी, मैंने उसको बोला, मैंने यार इज इट ओके कि मैं थोड़ा सा स्टडी करूँ, मैं बस जो है ना थोड़ा सा मोर टेक्निकल नॉलेज की तरफ आऊँ। क्लाइंट के खुद के अल्फाज ये थे कि दोस्त मैंने 5-6 लोगों को मैसेज करा, लेकिन तू पहले बंदे जिसने वाली उससे ये वाली चीज़ पूछी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर आती है। क्लाइंट को लगता है कि यार आप वाकई में उसकी बातों पे, चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप सीरियस हो काम करने के लिए, आप प्रोफेशनल हो, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं ना कि यार सेंड मी द फाइल, कभी नहीं बोलना, ठीक है। बजाय इसके बोलते हैं कैन यू प्लीज सेंड मी द फाइल, कैन यू प्लीज सेंड मी द फाइल, कैन यू प्लीज शेयर द फाइल। ये बहुत फर्क है इसके अंदर, ये यूज मत करना, ठीक है। ये यूज मत करना। ओके, ठीक है, ये यूज मत करना, ठीक है। ये यूज करना, हर सेंटेंस को आप इस तरीके से सोचो कि यार आपको तमीज दिखानी है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट के साथ तमीज नहीं दिखाते, आई एम रियली सॉरी, बट आपका ऐसा इंप्रेशन जाएगा, क्लाइंट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत 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 जगह को फोकस करेंगे, ठीक है। आप प्रोफेशनल रहो। अब हाँ, कैन वी क्रिएट अकाउंट्स ऑन कंपनी नेम, तो यही वो सारी चीज थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई, पेमेंट हेड्स हो गए। अब ना यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट अकाउंट्स ऑन अंडर द कंपनी नेम। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हो। अगर आप फाइवर के ऊपर जा रहे हो तो आप वहाँ पे हाँ बना लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। फाइवर के ऊपर कोई टेंशन नहीं है। अपवर्क के ऊपर अगर जा रहे हो तो नॉट रिकमेंडेड है। स्टार्ट के अंदर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप कंपनी अकाउंट्स के ऊपर जाओ, ठीक है। फ्रीलांसर के ऊपर अगर आप जा रहे हो, मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब ऐसा बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। क्लाइंट के साथ डील करने का आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आप कंपनी बना लेना। तो फ्रीलांसर के ऊपर हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। अपवर्क के ऊपर आपको एजेंसी बनानी पड़ती है, लेकिन शुरुआत में आप एजेंसी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि जो आपके कनेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। अपवर्क के ऊपर जो 20 कनेक्ट्स की मैंने बात करी थी, 20 कनेक्ट्स के बात करने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास नॉर्मल एक मेंबरशिप है, जो आप पेड मेंबरशिप के ऊपर जाते हो, तो आप क्या करोगे, आप मेंबरशिप जैसे ही बाय करोगे आपको कनेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एजेंसी की तरफ जाते हो, चूंकि एक समझ लो कंपनी है, तो आपको मेंबरशिप के अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद कनेक्ट्स खरीदने के लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो
स्टार्ट के अंदर अगर आप मतलब नई नई प्रोफाइल बना रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद जो है ना आप कंपनी की तरफ जाओ या एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आओ जो लोग काम करते हैं ग्रुप बना के, आप फिर उसके ऊपर जाओ। फिलहाल स्टार्ट में, हाँ ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट के अंदर आप इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर जाओ। अब हाँ, ये कैन यू मेक मोर देन वन अकाउंट? नहीं नहीं कर सकते। अपवर्क के ऊपर हम लोग ना प्लेटफॉर्म की भी देखते हैं। अपवर्क के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ है, अपवर्क के ऊपर आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है, स्ट्रेट अवे। क्योंकि अपवर्क क्या करता है, जैसे ही आपने साइन अप करा, आपने जो है अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा ली, प्रोफाइल अप्रूव करवाने के बाद आपने क्या करा, आपने जॉब पर अप्लाई करा और आपको जॉब मिल गई, ठीक है। आपकी पहली पेमेंट निकलवाने से पहले ना अपवर्क आपका अकाउंट बैन करेगा, मतलब होल्ड पे लगाएगा। बैन उस लोगों को लगता है, ठीक है, टेम्पररी ऑन होल्ड पे लगाएगा। और अपवर्क बोलेगा भाई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो। और आइडेंटिटी प्रूफ करने का तरीका ये है कि अपवर्क आपसे वीडियो कॉल एक स्केड्यूल करेगा, और वीडियो कॉल स्केड्यूल करने के बाद ना वो क्या करेगा, वो आपसे वीडियो कॉल करने के बाद ना आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा। ये आपका हो गया पहला अकाउंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला अकाउंट गया, आपने दूसरी बार साइन अप करा, आपका हो गया साइन अप, ठीक है, आपने प्रोफाइल अप्रूव करवा ली, हो गई प्रोफाइल अप्रूव, कोई मसला नहीं। आपने जैसी प्रोजेक्ट करा कोई, अपवर्क ने आपकी प्रोफाइल के ऊपर होल्ड लगाया और आपको बोला भाई आईडी जो है ना अपनी वेरीफाई करवाओ। तो आप आईडी वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल के ऊपर गए और अपवर्क ने आपको देखा और वो आपको पहचान लिया, ठीक है। तो तो ये वाली चीज़ है, आप प्रोफाइल नहीं बनाओगे, ठीक है। बाकी बाकी ये फाइवर के ऊपर आप ये वाला काम नहीं करोगे। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट बनाते हो, आप पेयोनियर मेथड सेम नहीं रखोगे। पेयोनियर के ऊपर अटैच हुआ हुआ है, आप उसी पेयोनियर को दूसरे जो अकाउंट है उसके ऊपर अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी दैट वाज इट। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो पूछ सकते हो। लिंक्डइन है, बाकी यू गाइस कैन जस्ट सर्च फरहान अकील ऑन यूट्यूब, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी, और वहाँ से भी जो ना आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह एंड और किसी और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑन लाइक थ्रू लिंक्डइन और थ्रू फेसबुक। कैन यू शेयर दीज नोट्स? श्योर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। सर, अगर अकाउंट डिसेबल कर दिया जाए किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो उसका कोई अदर वे है? डिपेंड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना काम स्टेबल हुआ है। सर लाइक फाइवर या अपवर्क पे? अपवर्क के ऊपर अगर हुआ है तो आप दोबारा उस आईडी से नहीं बना सकते। मैंने अभी यही चीज़ बताई थी। आपकी आईडी वेरीफाई होती है, अपवर्क का आपका जो है डेटा होता है उनके पास, और वो बताते हैं कि ये जो है ना आपकी आईडी ऑलरेडी है, आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन ऑन अपवर्क। फाइवर के ऊपर अगर आप बनाते हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका पुराना फाइवर के ऊपर जो पेमेंट मेथड लगा हुआ था, आप वो वाला पेमेंट मेथड नए वाले फाइवर अकाउंट के ऊपर यूज नहीं करोगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एंड देन या आई जस्ट शेयर दीज नोट्स। आप लोग सब लोग जो है ओके, I'll share these notes in a separate file, ठीक है। आप लोग जो है those form links, okay? ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लेना। बाकी अल्लाह हाफिज। So I'm just going to conclude the session here, and thank you so much, Farhan, for taking out time for us, and for such an insightful and wonderful workshop. The content was pretty relevant and discussed very impressively in a lot of detail. And I hope that our audience also enjoyed and learned a lot in such a comfortable environment with
someone as experienced as yourself. If you guys have any questions, please shoot them right now. And if not, then we're going to end the session here. Thank you, Farhan. Thank you for sharing the notes as well. Um, I think हम अब conclude कर लेते हैं ये session. Allah Hafiz everyone.